इस ट्रेनिंग की शुरुआत में 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से आप देखिएगा कि सबसे पहले तो आप मेरी स्क्रीन जो है उसको पिन कर लीजिए। विवेक सर प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। वैशाली मैम प्लीज वीडियो ऑफ कर दीजिए मैम। और राकेश सर प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन को पिन करना सीखना है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ क्लास लेंगे तो टीचर का स्क्रीन पिन करवाना जरूरी है। अगर स्क्रीन पिन नहीं है टीचर की या प्रेजेंटर की, तो प्रॉब्लम यह होगी कि बाद में किसी ने भी कोई क्वेरी डाली है तो उसका स्क्रीन आप पर नजर आएगा, उसका नाम आपको विजिबल होगा, और जो प्रेजेंटर की स्क्रीन पे जो चीजें हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगी। तो सबसे पहले आप स्क्रीन को पिन कीजिए। ये पीपल का आइकन आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। ये पीपल का आइकन है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर उन सभी लोगों के नाम यहाँ पर आ गए हैं जो अभी इस मीटिंग में प्रेजेंट हैं। स्क्रीन को पिन करने के लिए, चूंकि आप मेरा नाम भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो मेरे नाम के आगे इस तरीके का एक छोटा सा एरो बना होगा। आप जैसे ही उस एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिन का आइकन आपको नजर आएगा। जब आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल में भी ये छोटा सा एरो आपको नजर आएगा, या डायरेक्ट आप यहाँ पर मोबाइल में तो सीधे आप स्क्रीन पे यहीं पर टच करेंगे तो स्क्रीन पिन हो जाएगी। तो आप प्लीज स्क्रीन को पिन कर लीजिए। जो मेरे प्रेजेंटेशन के सामने आपको मेरा नाम नजर आ रहा है वहां पर स्क्रीन को पिन कर लीजिए। दूसरी चीज कि ये माइक्रोफोन का ये आइकन है, जब इसको आप टच करेंगे तो ये इस तरीके से रेड कलर में आएगा। तो इसका मतलब है कि माइक जो है वो ऑफ हो गया है, इसको कहते हैं म्यूट होना। और जब आपको बोलना है तो आप इसको फिर से क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से नजर आएगा और ये हो जाएगा अनम्यूट होना। इसके लिए शॉर्टकट फॉर्म भी है, कंट्रोल डी आप करते हैं तो म्यूट और अनम्यूट आप हो सकते हैं। यहाँ पर कैमरे का आइकन है, जब आप कैमरे का आइकन, ये ऑफ हमने रखा है इसलिए रेड है, जब इसको क्लिक करेंगे तो ये फिर इस तरीके से हो जाएगा और कैमरा ऑन हो जाएगा। थ्रू आउट द सेशन ये दोनों चीजें आपको रेड में रखनी है, यानी अपने आप को म्यूट रखना है और कैमरा को ऑफ रखना है। जब आप कुछ बोलना चाहेंगे तब आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। क्योंकि जब मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ तो मुझे चैट बॉक्स उस वक्त नजर नहीं आता है। इनकेस अगर बीच में मेरी आवाज डिस्टर्ब होती है या कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है मीटिंग, तो आप लीव नहीं करेंगे, मैं वापस आऊंगी। और नरेंद्र सर अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज आप अनम्यूट होकर मुझे बताएंगे। ये चैट बॉक्स है, इस चैट बॉक्स के जरिए आप लिखकर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और एट द एंड ऑफ द सेशन मैं इस चैट बॉक्स से आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो आप सभी लोगों को जी सूट आईडी केवीएस आरओ दिल्ली से मिल गई होगी और बहुत सारे लोगों ने लॉग इन कर लिया होगा। तो सबसे पहले हमें क्लासरूम और जी सूट की सुविधाओं का जब उपयोग करना हो तो सबसे पहले हम अपने केवीएस आरओ दिल्ली के जी सूट आईडी को से लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के लिए एक नया टैब ओपन करके जीमेल लॉगिन जैसे हम नॉर्मल करते वैसे ही लॉगिन हमें करना है। एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है और इसका हमें इस्तेमाल करना है। अब जैसे यहाँ पर अगर जीमेल लॉगिन करना है तो हो सकता है हमारे पास पहले से ही जीमेल हो तो हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं। जैसे ये जीमेल मैंने अगर ओपन कर रखा और मुझे कोई दूसरा जीमेल अकाउंट इसमें ऐड करना है तो मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूंगी तो यहाँ ऐड अनदर अकाउंट, तो यहाँ ऐड अनदर अकाउंट पे जब जाएंगे तो एक नया अकाउंट जीमेल पे भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। मोबाइल में भी आपको अपने जीमेल पे अपनी इस जी सूट आईडी को ऐड करना है, क्योंकि इसी आईडी से हमें गूगल मीट, इसी आईडी से हमें गूगल क्लासरूम और दूसरी सुविधाओं का उपयोग करना है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। तो सबसे पहले मोबाइल डिवाइस और लैपटॉप में आप ऑन करेंगे, लेकिन अभी साथ साथ आप जो भी चीजें मैं बताऊंगी अभी आप साथ साथ नहीं करेंगे। आप सिर्फ आज देखिए और ये वीडियो आपको अवेलेबल होगा तो आप उसको देख करके बाद में भी कर सकते हैं। तो जब लॉगिन हमने कर लिया है तो इस तरीके से इनबॉक्स का ये पेज ओपन हो गया, जहां पर जो मेल वगैरह आए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में 9 डॉट्स हैं। ये 9 डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं गूगल एप्स को। गूगल एप्स, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये बहुत सारे गूगल एप्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं और इन गूगल एप्स का हम समय समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको एप्स डाउनलोड करने हैं। जो बेसिक एप्स है वो है गूगल मीट, गूगल क्लासरूम और गूगल कैलेंडर। ये 3 आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स
और ड्राइव मेल तो पहले से ही है, तो इनका भी इस्तेमाल आपको समय समय पर करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम जी सूट के जरिए क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं। जब हमने क्लासरूम के ऐप को क्लिक किया है तो यहाँ राइट हैंड साइड में प्लस का ये आइकन आपको नजर आ रहा होगा। ये प्लस का आइकन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे भी नजर आता है। जैसे ही आप इस प्लस के आइकन को क्लिक करते हैं, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास का ऑप्शन आ रहा है। ये क्लासेस वो क्लासेस हैं जिसको मैंने पहले से ही बना रखा है। जब हम ज्वाइन क्लास पे जाते हैं तो ज्वाइन क्लास का हम इस्तेमाल कब करेंगे? जब किसी क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमें इनविटेशन दिया गया हो तो हम ज्वाइन क्लास के ऑप्शन पे जाएंगे, अदरवाइज हम क्रिएट क्लास के ऑप्शन पे जाते हैं नई क्लास बनाने के लिए। क्रिएट क्लास पे हम जाने के बाद देखते हैं कि क्लास से रिलेटेड कई सारी सूचनाएं हमसे मांगी गई हैं। सबसे पहले है क्लास नेम। क्लास का नाम हमें एक पहले से ही तरीका बताया गया है रीजनल ऑफिस से, उसी तरीके से हमें डालना है, जिसमें हमें सबसे पहले स्कूल का कोड डालना है। अगर स्कूल का कोड 1 2 3 4 है तो हमने ये स्कूल का कोड डाला। उसके बाद शिफ्ट, दिल्ली रीजन में बहुत सारे स्कूल हैं जो 2 शिफ्ट में चलते हैं, तो अगर आप शिफ्ट 1 में है तो S1 डालेंगे। और फिर अंडरस्कोर क्लास, अगर ये क्लास मेरी 12th है तो मैंने 12 डाला। और उसके बाद सेक्शन, ये हमें इतना इसी तरीके से डालना है, स्कूल कोड, शिफ्ट, अंडरस्कोर, क्लास एंड सेक्शन। दूसरी जो लाइन है वो है सेक्शन की, लेकिन यहाँ पर हमें डालना है सब्जेक्ट। अगर मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो मैं यहाँ पर हिस्ट्री डालूंगी, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप वो सब्जेक्ट डालेंगे। और उसके बाद मेरे स्कूल में ये कहा गया है कि आप सब्जेक्ट के बाद अपना नाम भी डाल देंगे। नाम डालने का पर्पस इसलिए है कि ताकि जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या HM होंगे उनको हमारे क्लास के मेन पेज से ही दिखेगा कि ये क्लास किस टीचर की है, किस सब्जेक्ट की है। तो इसलिए हमारे स्कूल में ये कहा गया है। आपके स्कूल से जैसा कहा जाएगा आप नाम के रिगार्डिंग वो आप वैसा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया है और यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है, जिसको हम जैसे ही ये ब्लू हो गया यानी कि अब हम क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन जो है आप चाहे तो भरे, नहीं भी भरेंगे तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये क्लास क्रिएट कर दी। क्लास को क्रिएट करते ही एक यूनिक कोड जेनरेट होता है जिसको क्लास कोड कहा जाता है। ये क्लास कोड ऑटो जनरेटेड है, वो अपने आप जनरेट होगा और इस क्लास कोड के जरिए बच्चे क्लास डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर्स को भी हम इस क्लास कोड के जरिए अपने क्लास में ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं। अब ये देखिए, ये स्क्रीन पे अब ये जो पेज है इसमें सामने ही सब कुछ नजर आ रहा है कि कौन सा स्कूल है, कौन सा शिफ्ट है और कौन सी क्लास एंड सेक्शन है, किस सब्जेक्ट का है और किस टीचर का क्लास है। ये जब सामने ही है तो किसी भी व्यक्ति को, जैसे प्रिंसिपल, HM या वाइस प्रिंसिपल जो हमारी क्लास को ऑब्जर्व करेंगे, उनको बहुत सारे क्लासेस में ऐड होना पड़ता है। तो जब वो ऐड होंगे तो ये उनको अपनी स्क्रीन पे ऐसे ही नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर ही नजर आ गया कि किसकी क्लास है। उनके स्क्रीन पे तो सभी टीचर्स की क्लास होगी, तो वो आसानी से जिस क्लास को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उन्हीं क्लास को अंदर जाने की जरूरत नहीं, वो ऊपर से ही देखकर जा सकते हैं। क्लास क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे 3 डॉट्स देख रहे हैं। यहाँ पे 3 डॉट्स हर एक क्लास के सामने है जो भी बनाई गई हैं। ये 3 डॉट्स को, ये 3 वर्टिकल डॉट्स हैं, जैसे इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर मूव, एडिट, कॉपी, आर्काइव का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर मूव का ऑप्शन हम बताते हैं। एडिट तो हो गया, अगर क्लास का कोई इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करना है तो, अगर क्लास एक नई क्लास क्रिएट करनी है सेम इसी इन्फॉर्मेशन की तो वो कर सकते हैं। और आर्काइव क्लास, अगर ये क्लास डिलीट करनी हो तो, जैसे इस सेशन के बाद अगर मुझे ये क्लास डिलीट करनी होगी तो मैं आर्काइव करूंगी और बाद में आर्काइव से डिलीट का ऑप्शन आता है, क्लास डिलीट भी कर सकते हैं। मूव का ऑप्शन जरूरी है जानना, खासतौर से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और HM के लिए। तो मूव का जब ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं तो मूव के ऑप्शन से क्या हो गया कि अब हम क्लास को किस सीक्वेंस में रखना चाहते हैं वो हम तय कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्लास को मैं किस क्लास के बाद रखना चाहती हूँ, ठीक है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है और मैं उसके बाद इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। तो इससे क्या फायदा है कि HM अगर चाहती है कि 1 की सारी क्लासेस और सारे सब्जेक्ट एक साथ हों, फिर 2 के हों, फिर 3 के हों, फिर 4 के, फिर 5 के, उस तरीके से कर सकती है। अगर वो टीचर वाइज क्लासेस का सीक्वेंस रखना चाहती है तो वैसे भी कर सकती है।
तो ये उन पर डिपेंड करता है, वो अपने आप से क्लासेस को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी क्लासेस होंगी जिनमें वो ऐड होंगे, तो उनके स्क्रीन पे बहुत सारी क्लासेस नजर आएंगी। तो ये मूव का ऑप्शन उस वक्त किया गया। और एडिट है, जब हमें क्लास का इंफॉर्मेशन एडिट करना हो तो हम एडिट करेंगे, सेव करेंगे। अभी एडिट करना नहीं, इसलिए मैं ये कैंसिल करती हूँ। क्लास क्रिएट हो चुकी है। क्लास के क्रिएट होते ही यूनिक कोड हो गया, जिसको हम जिस क्लास के स्टूडेंट्स को हम यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को अगर हम ये यूनिक कोड देते हैं तो वो क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद जनरेट मीट लिंक का भी एक ऑप्शन आपको नजर आएगा मोबाइल में। ये जब क्लास की सेटिंग्स, राइट हैंड साइड में एक इस तरीके का मोबाइल में आइकन बनता है, जब सेटिंग्स में जाते हैं तब हमको वहां पर क्लास कोड और ये मीट लिंक का ऑप्शन नजर आता है। तो जब जनरेट मीट लिंक का ऑप्शन हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लास की एक मीटिंग लिंक जनरेट कर सकते हैं। जो मीटिंग लिंक हम किसी क्लास के लिए जनरेट करते हैं उसका बेनिफिट ये है कि हमें बार बार कोई मीटिंग लिंक अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें सिर्फ ये अनाउंस करना है उनको कि उनकी क्लास कितने बजे से कितने बजे तक लेने वाले हैं हम, और वो डायरेक्टली यहाँ से मीट लिंक से जनरेट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, मीट को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जनरेट मीट लिंक ऑप्शन जो है वो क्लिक कर दिया, एक मीटिंग लिंक जनरेट हो गई है और इसको मैंने विजिबल टू स्टूडेंट्स रखा है। तो इस क्लास में जितने भी बच्चे ऐड होंगे उनको ये विजिबल होगा, और इसको मैंने सेव कर लिया। अब बच्चों को मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं आपकी क्लास 3 से 4 बजे तक लेने वाली हूँ, तो बच्चे डायरेक्टली इस मीटिंग से ज्वाइन कर लेंगे। टीचर को अलग से मीटिंग लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर जब मीटिंग शुरू हो जाती है तो एक मीट लिंक जनरेट होता है, अगर आपको किसी बच्चे के लिए जरूरत है तो कर सकते हैं, अदरवाइज बच्चे अपनी जी सूट आईडी से डायरेक्टली इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारी जो मीटिंग चल रही है उसमें जिन टीचर्स ने जी सूट आईडी से मीटिंग को ज्वाइन किया उनको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, तो बच्चे भी इस मीट लिंक से ज्वाइन कर लेंगे, उनको अलग से कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा मीट लिंक जब जनरेट हो गई तो बच्चे से इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मैं बताती हूँ कि जो मीट लिंक हमने जनरेट की है उसका फायदा ये है कि इस मीट लिंक से जो मीट है वो टीचर ही स्टार्ट कर सकता है, कोई स्टूडेंट स्टार्ट नहीं कर सकता है। यानी कि हमने अगर विजिबल टू स्टूडेंट रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पीछे बच्चे अपनी मीटिंग अपने क्लासमेट्स के साथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। मीटिंग तभी स्टार्ट होगी जब टीचर मीटिंग को स्टार्ट करेगा और स्टूडेंट्स उस स्टार्ट होने के बाद उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत सेफ है, अगर हम इसको विजिबल टू स्टूडेंट्स भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मीट लिंक जनरेट करने के बाद जो यहाँ पर ऊपर एक टॉपिक देख रहे हैं वो है स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी कि जो मेन पेज हमें नजर आ रहा है इस क्लास का वो है, ये है स्ट्रीम। यहाँ पर जो भी पोस्ट अनाउंसमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर नजर आते हैं। ये स्ट्रीम पे हमने कोई असाइनमेंट दिया तो इसका एक फॉर्म यहाँ पर नजर आएगा, बच्चों ने कुछ पोस्ट किया है वो भी नजर आएगा। तो ये जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं क्लास के साथ वो इस पे स्ट्रीम पे नजर आता है। सेटिंग्स के जरिए हम अपने क्लास की सेटिंग को बदल भी सकते हैं। जैसे ये सेटिंग्स का है, हमें अब तय करना है कि हमारी क्लास में स्टूडेंट पोस्ट कर सकता है कि नहीं, कमेंट कर सकता है कि नहीं, तो यहाँ सेटिंग्स के जरिए हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। सेटिंग्स के जरिए भी हम एडिटिंग कर सकते हैं क्लास के बारे में। ये जनरल सेटिंग्स है, यानी अगर हम क्लास कोड को रीसेट करना चाहते हैं तो क्लास कोड भी रीसेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है कि क्लास कोड को मैक्सिमम हम 3 टाइम्स ही रीसेट कर सकते हैं। तो जब तक बहुत जरूरत ना हो क्लास कोड हमें रीसेट नहीं करना है, ठीक है। रीसेट कब करने की जरूरत आ जाती है, जब हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे क्लास कोड से कुछ अननोन लोग हमारी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो रीसेट करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि इसको हम मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रीसेट कर सकते हैं। अब स्ट्रीम का जो हमने दिखाया था, अब स्ट्रीम्स में हम क्या चाहते हैं कि बच्चे पोस्ट और कमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से है, इससे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट केवल कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट नहीं कर सकते। टीचर पोस्ट और कमेंट दोनों कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने स्ट्रीम की सेटिंग क्या रखना चाहते हैं। अब जो क्लास वर्क दिया जाएगा स्ट्रीम में वो बच्चों को कैसा नजर आए, तो यहाँ पर है सो कंडेंस्ड नोटिफिकेशन, यानी एक शॉर्ट फॉर्म में जो हमने बच्चों को क्लास वर्क दिया है, असाइनमेंट टेस्ट दिया है, एक कंडेंस्ड नोटिफिकेशन में आएगा। ये सेटिंग्स में है। हम चाहें तो नोटिफिकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं, साथ ही हम चाहें तो डिटेल भी दिखा सकते हैं, जो अटैचमेंट और डिटेल्स हम देंगे वो भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। डिलीटेड आइटम्स को हम रखना चाहते हैं, जैसे हमने कुछ
पोस्ट किया हो, बाद में डिलीट किया हो, तो हमारे ऊपर, टीचर के ऊपर डिपेंड है कि वो चाहता है कि वो उसको वो देख सकता है या नहीं देख सकता है। तो ये चीजें हैं। ये मीट लिंक है, मीट लिंक को भी चाहे तो रिसेट किया जा सकता है। कॉपी एंड रिसेट का ऑप्शन है मीट लिंक के लिए। स्टूडेंट्स को विजिबल रखना है या नहीं रखना है, इसके लिए भी है। ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग हम बाद में देखेंगे, बाद में मतलब फिर कभी देखेंगे। अभी फिलहाल हमें बेसिक ट्रेनिंग में ये चीजें सीखनी है। अभी अगर हमने कोई चेंज किया है तो यहाँ पर हम इसको सेव भी कर लेंगे। तो ये स्ट्रीम हो गया। अब आते हैं क्लास वर्क पे, सॉरी इनवाइट करने पर, है ना, पीपल पे। ये पीपल जो है वो, इसके जरिए हम टीचर या स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं। टीचर और स्टूडेंट्स को इनवाइट करने के लिए हमें इस आइकन का यूज करना है। इनवाइट टीचर्स के लिए है ये। अगर किसी टीचर को इनवाइट करते हैं, क्योंकि दोनों की जो जीसूट आईडी है, स्टूडेंट्स की जीसूट आईडी के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो डिफरेंट तरीके के हैं। टीचर्स को कुछ और व्यवस्थाएं मिली हुई है, एज अ टीचर जो चीजें जरूरी है। तो स्टूडेंट की आईडी को यहाँ पर ऐड करना है, टीचर की आईडी को यहाँ से ऐड करना है। हम स्टूडेंट की आईडी को देखते हैं कैसे हम ऐड कर सकते हैं। एक तो है कि बच्चों को हम क्लास कोड के जरिए इनवाइट कर सकते हैं, और दूसरा है हम उन्हें इनविटेशन मेल भेज सकते हैं। इनविटेशन मेल भेजने के लिए यहाँ पर हमें बच्चों का ईमेल, जीसूट ईमेल जो है, जो स्कूल से उनको मिला है, ये टाइप करना है। क्लास में 50-55 स्टूडेंट्स तक है, लेकिन हमें सभी का ईमेल आईडी अलग अलग टाइप करने की जरूरत नहीं है। जो एक्सेल सीट हमें स्कूल से मिली हुई है, हम उस एक्सेल सीट के जरिए भी उनके आईडीज को एक साथ कॉपी कर सकते हैं और वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मेरी क्लास के बच्चों की ये जीसूट ईमेल आईडीज हैं, तो मुझे इसको अलग अलग टाइप करने की जरूरत नहीं है। एक साथ में सभी बच्चों का सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर फिलहाल मैं इन 3 बच्चों का कॉपी पेस्ट करती हूँ। यहाँ से मैंने इन तीनों बच्चों के ईमेल आईडीज को सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C से कॉपी कर लिया, और फिर यहाँ पर हमने उसको Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्लिक करते ही ये तीनों ईमेल आईडीज को हम इनविटेशन मेल भेज सकते हैं। हमने यहाँ से इनवाइट कर दिया। इनवाइट करने के साथ ही इन तीनों ही बच्चों को उनके जीसूट आईडी पर एक मेल चला जाएगा क्लास को ज्वाइन करने के लिए। अब मैं एक स्टूडेंट की आईडी से आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये मेल जाता है और स्टूडेंट कैसे इसको ज्वाइन कर सकता है। अभी एक स्टूडेंट की आईडी है ये, और उससे मैं दिखाती हूँ कि ये इनविटेशन जो टीचर के द्वारा भेजा गया है क्लास को ज्वाइन करने के लिए, वो आ गया है, और यहाँ पर क्लास को ज्वाइन करने का ऑप्शन है। जैसे ही ज्वाइन पर जाते हैं, क्लास ज्वाइन हो जाएगी। इनविटेशन मेल जब सेंड कर दिया जाता है तो फिर बच्चा क्लास को डायरेक्टली विदाउट क्लास कोड ज्वाइन कर लेता है, और इस तरीके से इस बच्चे ने इस क्लास को ज्वाइन कर लिया है। बच्चों के इस पेज पे स्ट्रीम क्लास वर्क है, पीपल का है, लेकिन ग्रेड का ऑप्शन नहीं है। अब फिर से हम टीचर की आईडी पे आते हैं। तो अब हमने स्टूडेंट्स को ऐड कर लिया है, इनवाइट कर दिया है, और स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे इसको। अब किसी स्टूडेंट को हमें रिमूव भी करना है, क्योंकि अगर क्लास कोड के जरिए बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, तो हो सकता है कि क्लास कोड के जरिए कोई ऐसा बच्चा भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर ले जो दूसरी क्लास का है, दूसरे स्कूल का भी हो सकता है, होगा तो डेली रीजन का ही, लेकिन हो सकता है कि वो ज्वाइन कर ले, और हमें किसी बच्चे को रिमूव करना हो अपनी क्लास से, तो उसके लिए हमें एक्शंस का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर इसे ही हमें रिमूव करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक्शन पे जाएंगे, तो ईमेल, रिमूव और म्यूट का ऑप्शन है। ईमेल का मतलब है इस बच्चे को अगर हम ईमेल करना चाहते हैं तो उसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। अगर किसी बच्चे को इंडिविजुअली हमें ईमेल करना है तो यहाँ से हम इसको ईमेल कर सकते हैं। रिमूव पर जाएंगे तो ये बच्चा क्लास से रिमूव हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। और म्यूट हम तब कर सकते हैं जब हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं। जब हम म्यूट का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट अपना वर्क तो सबमिट कर सकता है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स जो है उसको देख नहीं सकते हैं, और वो अपने क्लासमेट के वर्क पे कोई रिप्लाई नहीं कर सकता है, कोई कमेंट या पोस्ट नहीं कर सकता है। ये हम तब कर सकते हैं जब हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं। अगर मान लीजिए हमने कोई टेस्ट शेड्यूल किया तो थोड़े समय के लिए हम सबको म्यूट कर देंगे, सबको सेलेक्ट करके म्यूट कर सकते हैं, फिर बाद में उसको अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो ये एक्शन के जरिए हम रिमूव कर सकते हैं, पर्सनली मेल कर सकते हैं, या फिर हमें उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं, म्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ से ईमेल का ऑप्शन सिर्फ आता है। तो ये हो गया, बच्चे ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरीके से टीचर को इनवाइट किया जाता है, और जो व्यक्ति, जो टीचर क्लास को क्रिएट करता है, अगर मैंने इस क्लास को क्रिएट किया है तो मैं इस क्लास की ऑनर हूँ।
मैं दूसरे टीचर्स को ऐड कर सकती हूँ, यहाँ पर इनवाइट कर सकती हूँ क्लास में। और यदि मुझे लगता है कि किसी और टीचर को मैं ऑनर बना दूं तो उसके लिए भी हम जा सकते हैं। जैसे 3 डॉट्स यहाँ पर नजर है, वैसे ही अगर किसी और टीचर को हमें ऑनर बनाना है, जिसको बनाना है उनके नाम के आगे भी 3 डॉट्स होंगे, वहां पर हम जाएंगे तो मेक ऑनर का ऑप्शन आ जाएगा और उसके जरिए हम उस टीचर को ऑनर बनाने के लिए इन्वाइट कर देते हैं। अब क्लास वर्क पर आते हैं। ये क्लास वर्क को जैसे ही हम क्लिक करते हैं ऐसा पेज हमारे पास ओपन होता है। यहाँ पर मीट का एक ऑप्शन देख रहे हैं, गूगल कैलेंडर है और क्लास ड्राइव फोल्डर है। मीट का ऑप्शन, यहाँ से डायरेक्टली हम मीट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मीट जो हमारी इस क्लास के लिए जनरेट हुई है, इस क्लास के स्टूडेंट्स भी इसी मीट से ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर से हम यहाँ पर जाकर मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं इस क्लास के लिए, या जो भी है गूगल कैलेंडर से हम यहाँ पर मीटिंग भी शेड्यूल कर सकते हैं। और क्लास ड्राइव फोल्डर में क्या होगा कि हम बच्चों को अगर कोई ड्राइव में चीजें शेयर करना चाहते हैं, अगर उनके ड्राइव पे ही डालना चाहते हैं तो यहाँ क्लास ड्राइव पे भी डाल सकते हैं। और क्लास ड्राइव फोल्डर में जो बच्चों ने काम टीचर को सबमिट किया है और वो काम जब हम ओपन करते हैं तो वो भी क्लास ड्राइव फोल्डर में सेव हो जाते हैं। बच्चों के पास जो क्लास ड्राइव फोल्डर होती है उसमें उनके द्वारा जो काम सबमिट किया गया है वो यहाँ पर सेव होता है। अगर नोटबुक का उन्होंने पीडीएफ भेजा है तो वो सेव हो जाएगा। यहाँ से मीट डायरेक्टली शुरू की जा सकती है। अब क्रिएट के ऑप्शन पे आते हैं। क्रिएट के ऑप्शन को जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज पोस्ट और टॉपिक, ये सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं। सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक के जरिए हम कई सारे टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। वो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे एक चैप्टर से जितना भी हमने बच्चों को काम दिया है वो एक जगह आ जाए। कभी हमने उनके साथ पीपीटी कोई शेयर की है, कभी कोई वीडियो शेयर किया है, कभी रिवीजन नोट शेयर किया है, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर शेयर किया है। तो अगर हम चैप्टर 1 का जो भी काम, चाहे वो अलग अलग डेट में ही क्यों ना बच्चों के साथ हम शेयर कर रहे हो, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को वो एक साथ नजर आए, बच्चों को ढूंढना ना पड़े कि चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कहाँ है, कब आया था, वो ढूंढना नहीं पड़ेगा उनको। अगर हम उसको, इनकी सारे लर्निंग मटेरियल को, सब चीजों को एक साथ एक ही टॉपिक के अंडर हम बच्चों को पोस्ट करें तो यहाँ पर एक टॉपिक मैंने क्रिएट कर दिया, चैप्टर 1। चाहे तो हम चैप्टर 2, 3 या उनका नाम लिखकर ऐड कर सकते हैं। चैप्टर 1 का नाम जो है वो लिख दिया, चैप्टर 2 का नाम है वो लिख दिया। इस तरीके से हम टॉपिक क्रिएट करेंगे चैप्टर वाइज लर्निंग मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। हम बच्चों के क्विज भी लेते हैं, उनको असाइनमेंट भी देते हैं, तो हम चाहते हैं कि चैप्टर वाइज असाइनमेंट जो है वो भी एक साथ हो जाए। तो टॉपिक के जरिए मैंने एक असाइनमेंट का अलग जो है कॉलम ही बना दिया। जितने भी चैप्टर के जो भी असाइनमेंट होंगे वो इस असाइनमेंट में नजर आएंगे। तो हमने एक असाइनमेंट का भी टॉपिक बना दिया। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके के टॉपिक बनाना चाहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया ऐसे ही करना है। आप अपने काम को जैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पास आइडियाज है, आप उसके अकॉर्डिंग टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि बच्चों का जो मैं टेस्ट ले रही हूँ वो भी एक साथ रहे, तो मैंने टेस्ट का एक अलग टॉपिक क्रिएट कर दिया है। और साथ ही साथ मैं आपको मैं बच्चों का अटेंडेंस भी का भी रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ, हर दिन उनका अटेंडेंस भी ले रही हूँ, तो मैं एक अटेंडेंस का भी टॉपिक क्रिएट कर देती हूँ। आवाज आ रही है सर? आवाज तो आ रही है सर? यस मैडम। यस मैम। हम अपने काम को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए टॉपिक्स क्रिएट कर देते हैं, ताकि बच्चों को जो काम है, जो पोस्ट है, लर्निंग मटेरियल है, वो उनको भी ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखाई दे और उनको सर्च ना करना पड़े। अगर कोई एक चीज वो सर्च करना चाहते हैं तो हम अलग अलग तरीके के टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। प्राइमरी में ये और भी यूजफुल है, क्योंकि प्राइमरी में हमारे जैसे हर क्लास में तो सिर्फ सब्जेक्ट का ही है कि हमारे एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्राइमरी में क्या है, एक टीचर 2 या 3 सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं एक क्लास में। अब एक कोई टीचर ईवीएस और इंग्लिश दोनों पढ़ा रहे हैं, तो उनको टॉपिक के जरिए दोनों का ही काम जो है वो ग्रुप करना पड़ेगा कि ये वर्क ईवीएस का था, ये इंग्लिश का है। तो इसके लिए उनको भी अपने तरीके से टॉपिक को क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि 2 सब्जेक्ट के काम मिक्सअप ना हो। उनको अलग अलग क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइमरी टीचर्स एक ही क्लास में 2 सब्जेक्ट बना रहे हैं, उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि एक ही क्लास के लिए वो 2 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्लास बनाए।
वो एक ही क्लास बनाएंगे और टॉपिक के जरिए उनको दोनों ही सब्जेक्ट्स के मटेरियल प्रोवाइड करते रहें, और वो भी बहुत अच्छे से ग्रुप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक का इस्तेमाल ये है। दूसरा है रीयूज पोस्ट। रीयूज पोस्ट में क्या होता है कि हमने कोई भी मटेरियल बच्चों को पोस्ट किया है किसी भी क्लास में, अगर हम उसको दोबारा से यूज करना चाहते हैं तो हम रीयूज पोस्ट पे जाएंगे और उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर 12th डी में कोई मटेरियल शेयर किया है और उसी मटेरियल को मुझे 11th डी में शेयर करना है, तो रीयूज पोस्ट पर जाएंगे, उसमें जो हमने मटेरियल शेयर किया है उस सबकी एक लिस्ट निकल आती है, जिसको रीयूज करना है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया और रीयूज करके फिर हम शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का तरीका यही होगा जो हम अभी बताएंगे आपको असाइनमेंट, क्विज, क्वेश्चन और मटेरियल में। सबसे पहले हम असाइनमेंट्स पे जाते हैं। असाइनमेंट पे हम आते हैं तो यहाँ पर साइड में आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं क्लास, ठीक है, फॉर अब किस किस क्लास के लिए। में भी हम क्या होता है, कई बार होता है एक ही सब्जेक्ट हम 2 क्लास में पढ़ा रहे हो, 2 सेक्शन मिल गई हो हमें, है ना, 8 को पढ़ाने की मुझे खुद 2 सेक्शन मिल गए, तो मैं क्या करूंगी कि दोनों ही सेक्शन को एक साथ काम सारा पोस्ट करूंगी। अब वही मटेरियल जो मुझे 8A में देना है फिर मैं 8A में दूंगी, फिर वही मटेरियल फिर मैं जाके फिर 8B में दूंगी, कोई ऐसा करने का काम जरूरी नहीं है। हम एक साथ 2 क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऑल स्टूडेंट्स, है ना। अगर सभी बच्चों के लिए हम कोई असाइनमेंट, कोई मटेरियल दे रहे हैं तो हम ऑल स्टूडेंट्स करेंगे, या हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हम कुछ हॉट्स क्वेश्चन है जो हम चाहते हैं कि कुछ जो क्लास के दूसरे बच्चे हैं वो करें, कुछ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का है वो करें, दूसरे बच्चे करें, तो हम उस हिसाब से अपने काम को अलग अलग बच्चों के हिसाब से भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हमने ऑल स्टूडेंट्स रखा है। अब यहाँ पर आता है पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स यानी कि हम असाइनमेंट को ग्रेडेड रखना चाहते हैं या फिर अनग्रेडेड रखना चाहते हैं। इस असाइनमेंट के लिए हम कोई मार्क्स देना चाहते हैं या कोई मार्क्स नहीं देना चाहते हैं। अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो हम ग्रेडेड रखेंगे, या हम जनरल उनसे ऐसे ही काम करवा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं तो उनको हम अनग्रेडेड भी रख सकते हैं, तो मैंने इसको अनग्रेडेड कर दिया। ड्यू डेट भी यहाँ पर है, नो ड्यू डेट, हम बच्चे कभी भी जमा करें तो हम नो ड्यू डेट रखेंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं हमें ये काम इस वीक में चाहिए, 4 दिन 5 दिन 2 दिन का हम टाइम दे सकते हैं, तो हम ड्यू डेट भी यहाँ पर डालेंगे। अगर ये टेस्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सेम डेट में से और टाइम भी सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये टेस्ट के लिए है तो आज 17th का ही मैं डेट दे सकती हूँ, और अगर मैं अभी 3:30 में पोस्ट कर रही हूँ बच्चों के लिए असाइनमेंट, तो हम यहाँ पर टाइम डाल देंगे कि 5 बजे तक क्वेश्चन है ना, क्या क्या हम काम दे रहे हैं, तो मैंने अगर ये कर दिया कि 5 बजे तक ये काम मुझे मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम डेट और टाइम भी सेट कर सकते हैं, टेस्ट भी ले सकते हैं इसके जरिए। अब आता है टॉपिक। अगर मैंने मान लीजिए कि ये टॉपिक है, ये चैप्टर 1 का असाइनमेंट है, तो मैंने टॉपिक कर दिया। अगर टेस्ट लेना है तो यहाँ पर ग्रेडेड भी करना है, ठीक है। रूब्रिक्स एक्टिवेट होता है तब जब हम ग्रेडेड असाइनमेंट पर जाते हैं, तब रूब्रिक्स आता है। रूब्रिक्स क्रिएट करना पड़ता है ना, कि हम हैंडराइटिंग के लिए कितना मार्क्स देंगे, प्राइमरी में है ना, हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्पेलिंग मिस्टेक्स पे कितना नंबर, स्पेलिंग की करेक्टनेस पे कितना होगा मार्क्स, तो रूब्रिक्स टीचर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अब आते हैं टाइटल पे। अब जो हम चैप्टर 1 का ये असाइनमेंट दे रहे हैं, इसमें हमने बच्चों को कुछ क्वेश्चन आंसर दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ही लिख दिया। इंस्ट्रक्शंस कोई दे सकते हैं। मान लीजिए जो हमने क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए दिया है, ये क्वेश्चन जो है वो उनको पॉइंट वाइज लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, उस हिसाब से हम यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। या मैं जो भी मुझे उचित लगता है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हम डाल सकते हैं। टीचर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन डाल सकता है, और अगर लगता है कि कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं भी दे सकते हैं। असाइनमेंट के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन नजर आ रहा है, एक है ऑप्शन ऐड का और दूसरा है क्रिएट का। ऐड पे हम पहले जाते हैं। यहाँ पर ऐड पे जब हम जाते हैं तो ये असाइनमेंट, अच्छा ये जो ऐड और क्रिएट में ये सारे जो ऑप्शन नजर आएंगे, ऐड में ये सारे ऑप्शन है और क्रिएट में जाते हैं तो ये ऑप्शन है। यही सेम चीजें आपको लर्निंग मटेरियल में भी है, क्विज असाइनमेंट में भी है और क्वेश्चन में भी है। अगर मैं आपको यहाँ पर ये दोनों से कैसे असाइनमेंट लर्निंग मटेरियल देना बता रही हूँ, तो सेम वही चीजें आगे भी अप्लाई होंगी, आपको उसी तरीके से उसको यूज करना है। अगर ऐड अटैचमेंट्स में जाते हैं तो यहाँ पर गूगल ड्राइव से अटैचमेंट देने का ऑप्शन है, लिंक, फाइल या यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। अब यहाँ पर हम गूगल ड्राइव पे जाते हैं। गूगल ड्राइव पे अगर असाइनमेंट है
तो गूगल ड्राइव में मैं माई ड्राइव पे जाती हूँ। माई ड्राइव से मैं देखती हूँ कि बच्चों को मैंने अगर ड्राइव में बनाकर सेव करके ऑलरेडी रखा हुआ है तो मुझे वहां से असाइनमेंट को सेलेक्ट करना है। चाहे अगर लर्निंग मटेरियल दे रहे हैं तो लर्निंग मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, अगर असाइनमेंट है तो असाइनमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए कि अब यहाँ से मैंने एक असाइनमेंट सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसको ऐड का ऑप्शन आ गया और ये यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से लर्निंग मटेरियल भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन है स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, स्टूडेंट कैन, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम देखें तो स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, एडिट फाइल, मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, मैंने मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट कर दिया। और यहाँ पर हमने ये जो है वो असाइनमेंट सेलेक्ट कर लिया। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर कोई लिंक अगर देना चाहते हैं तो लिंक पे जाएंगे। अब यहाँ पर कोई लिंक हमें ऐड करना है। मान लीजिए कि मुझे दीक्षा से कोई लिंक देनी है तो मैं दीक्षा पे जाती हूँ और दीक्षा का पोर्टल ओपन करने के बाद मुझे अगर कुछ इसमें बच्चों के लिए लगता है कि मुझे ये चीजें उनके साथ शेयर करनी है तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ से हम ये शेयर का ऑप्शन जब लेते हैं तो यहाँ पर एक लिंक आ गया और ये लिंक को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर जाकर हम कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करेंगे और ऐड लिंक पर जाएंगे तो ये लिंक भी यहाँ पर आ गया है। ये लिंक भी आ गया है और इसके अलावा फाइल का है। अगर हम अपने डिवाइस से कोई फाइल इसमें अटैच करना चाहते हैं तो हमें फाइल पे जाना है और फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर है सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर हमारे यहाँ पर सारे ऑप्शन है जहां से हमें फाइल लेनी है। अगर डेस्कटॉप पे मेरी फाइल है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगी और यहाँ से कोई फाइल है जो बच्चों के इस्तेमाल के लिए हो सकती है और यहाँ से हमने उसको सेलेक्ट कर लिया और इसको ओपन किया और यहाँ से फिर इसको अपलोड कर दिया। तो अपने डिवाइस, अपने लैपटॉप से भी हम इसको फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है यूट्यूब का। यूट्यूब पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर यूट्यूब का कोई हम वीडियो यहाँ पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे हड़प्पा का कोई वीडियो चाहिए तो मैंने हड़प्पा सिविलाइजेशन लिख दिया, सर्च किया तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो वीडियोस है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो वीडियो हमें बच्चों को शेयर करना है वो हम प्ले भी कर सकते हैं और उसके बाद भी शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज हमने पहले से इसको देख रखा है तो हम जो बच्चों के लिए हमें उपयोगी लगता है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे तो ये वीडियो भी यहाँ पर आ गया है। और चाहे तो हम YouTube में URL भी डायरेक्ट दे सकते हैं। एक तो सर्च होकर के होना, दूसरा है URL मतलब कि किसी वीडियो का लिंक यहाँ पर हम पेस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं और बच्चों को URL भी वीडियोस के, YouTube वीडियोस के दे सकते हैं। तो ये तरीका है ना। असाइनमेंट्स देने में भी सेम यही चीजें हैं और टेस्ट के लिए, क्विज के लिए भी यही है, लर्निंग मटेरियल के लिए भी यही सेम चीजें हैं। ठीक है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं, यही सेम तरीका है जिसके जरिए आप असाइनमेंट, टेस्ट या लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर और ये तो मैं सब आपको एक साथ दिखा रही हूँ, लेकिन आपको सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको जो जरूरत पड़े उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। अब हमने सेलेक्ट कर लिया ये सारी चीजें देनी है तो यहाँ पर फिर असाइन का ऑप्शन है। अब ये काम मुझे देना है तो मैं अभी तुरंत असाइन सेलेक्ट करती हूँ तो बच्चों को ये काम चला जाएगा। अगर मुझे इसको शेड्यूल करना है, ठीक है, यानी कि किसी खास पर्टिकुलर डेट पर मैं देना चाहती हूँ तो शेड्यूल के ऑप्शन पर जाएंगे तो किस डेट को देना है, किस समय पर देना है वो हमें करना है। यहाँ पर शेड्यूल करते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि जो हमने ड्यू डेट डाला है उससे पहले ही हो। यहाँ पर रेड तुरंत आ गया क्योंकि मैंने ड्यू डेट आज ही का डाला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं, इस तरीके से हम शेड्यूल कर सकते हैं असाइनमेंट को। और या फिर हम इसको सेव ड्राफ्ट, हमने सेव कर लिया यानी कि हम बाद में भेजेंगे। इसमें कुछ हमें और एडिटिंग करनी है, कुछ और ऐड करना है तो हम बाद अभी सेव कर लेते हैं, बाद में अपना काम पूरा करेंगे और भेजेंगे। और डिस्कार्ड ड्राफ्ट यानी अब हमें ये भेजना ही नहीं तो हम इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं।
तो बस ये असाइन, ये सिर्फ सेलेक्ट कर लेने से यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि इसको असाइन जब तक हम नहीं करेंगे ये बच्चों को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ, मैं असाइन नहीं कर रही हूँ अभी। तो ये तरीका है ऐड के जरिए। अब क्रिएट पे जाते हैं। जब हम क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल शीट्स, गूगल ड्राइंग्स और गूगल फॉर्म्स, ये सारे ऑप्शन है। ठीक है, ये अलग अलग टाइम में यूज किए जा सकते हैं। तो मैं डॉक्स बताती हूँ आपको। जब हम गूगल डॉक्स के जरिए कोई असाइनमेंट बनाना चाहते हैं, अब क्रिएट मतलब अभी क्रिएट करना है, अभी करने का मतलब है कि हम ये गूगल क्लासरूम के अंदर ही डॉक्स पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें अलग से डॉक्स पे क्रिएट करना है तो हम इसी आईडी पर, है ना, अगर मान लीजिए अलग से ही हमें करना है तो यहाँ पर गूगल डॉक्स में यहाँ से भी हम कर सकते हैं काम। ठीक है, और सेव कर सकते हैं, ये तो ऑटोमेटिकली ड्राइव में सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हम दे सकते हैं। फिलहाल हम क्लास पे काम कर रहे हैं तो हम क्लास पे जाएंगे, डॉक्स पर। तो ये गूगल डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है और ओपन हो रहा है। ये गूगल डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। गूगल डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद इस पर एक तो हम जनरल टाइपिंग कर सकते हैं, जो हमारा तरीका है कीबोर्ड से। जैसे व्हाट इज योर नेम, हमने क्वेश्चन टाइप किया, जनरल टाइपिंग। हिंदी में टाइपिंग करना है क्योंकि इसकी जरूरत हमें बार बार पड़ती है। तो हिंदी की टाइपिंग का दो तरीका है, एक फाइल पर जाएंगे, फाइल के बाद लैंग्वेज पर जाएंगे, और लैंग्वेज पे ये एक छोटा सा ये एरो देख रहे हैं आप, यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको टाइपिंग करनी है, वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। इनकेस अगर हमें हिंदी सेलेक्ट करना, टाइपिंग करनी है तो हिंदी मैंने सेलेक्ट कर लिया। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए हिंदी के कीबोर्ड का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर देवनागरी फोनेटिक से करना है या इंस्क्रिप्ट करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम यहीं से कोई भी सिलेक्ट करके कीबोर्ड के जरिए आप टाइपिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे से जाएंगे तो कीबोर्ड से हमें हिंदी टाइपिंग करनी होगी। अब आसान तरीका मैं बताती हूँ। आसान तरीका ये है कि हम टूल्स पर जाएं, टूल्स पर वॉइस टाइपिंग का ये ऑप्शन है। वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हम हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग करनी है तो ये तो ऑलरेडी है ही, अगर हिंदी टाइपिंग करनी है तो हम यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करेंगे और यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर हम बोलना है और टाइप करना है तो पहले हमें इसे क्लिक टू स्पीक इसको करना पड़ेगा। ये रेड हो गया है, यानी कि अब हम बोलेंगे वो टाइप हो जाएगा। जैसे नमस्कार, आप लोग कैसे हैं, तो ये साथ साथ टाइप हो रहा है। इसको फिर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये वॉइस टाइपिंग के जरिए भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए। इसको अलग से शेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्लास में सेव होता जा रहा है। अब यहाँ पे हम जाते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो जो हमने बोला है, जो टाइप किया है, वो इसमें आपको नजर आ रहा है। तो गूगल डॉक्स के जरिए हम असाइनमेंट दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फिर है गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स के जरिए हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। गूगल स्लाइड्स को जब हम ओपन करेंगे तो ये स्लाइड्स हैं, एक स्लाइड बन गया है और स्लाइड हम ऐड करते जाते हैं तो पूरा एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर भी जनरल एक टाइपिंग होती है जो कीबोर्ड से होती है, और दूसरा यहाँ पर भी टूल्स है, टूल्स में वॉइस टाइपिंग है, और यहाँ पर फिर हम वॉइस टाइपिंग के जरिए भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है बहुत अच्छे से क्लास को बहुत अच्छा बनाने के लिए, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए किया जा सकता है। बहुत सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ब्यूटीफुली हम इसको यूज कर रहे हैं अपनी क्लास में। तो ये तैयार हो गया एक गूगल स्लाइड, ऐसे ही बनाकर हम शेयर कर सकते हैं। ये भी ऑटो सेव है। अब जैसे इसको मैं ओपन करूंगी तो ये आपको नजर आ रहा है, जो भी टाइप हुआ है ये भी ऑटो सेव होता जा रहा है। यहाँ से हम लर्निंग मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्विज क्रिएट कर सकते हैं, और इसको करने के बाद हम फिर ये असाइन का ऑप्शन है और इसके जरिए हम असाइन कर सकते हैं। अब मैं इसको असाइन कर देती हूँ। असाइन कर दिया मैंने अभी तुरंत, ये बच्चों के पास चला गया। अब स्टूडेंट की आईडी से देखिए ये कैसे गया। अब यहाँ पर जो मैंने असाइनमेंट दिया है, जो भी चीजें हैं वो स्ट्रीम पे अब क्लास में बच्चों को नजर आ सकती है। अब ये असाइनमेंट आया है तो ये असाइनमेंट यहाँ स्ट्रीम पे नजर आ रहा है। जो अपकमिंग है, यहाँ पर ड्यू डेट आज ही का मैंने दिया हुआ है तो ये यहाँ पर बच्चों को नजर आएगा कि कौन सा काम उनको अभी कंप्लीट करना है। फिर मैं अब क्विज पे बताती हूँ। क्विज में मैं गूगल फॉर्म्स बताऊंगी आपको।
जब हमने क्रिएट के जरिए क्विज का ऑप्शन ओपन किया है तो यहाँ पर एक गूगल फॉर्म, ब्लैंक गूगल फॉर्म आ जाता है। हो सकता है कि हमारे ड्राइव में पहले से ही गूगल फॉर्म हो, तो हम उसको भी ऐड के जरिए जाकर गूगल फॉर्म के जरिए जो क्विज बना है वो जनरेट कर सकते हैं। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। तो कोई अगर हमने गूगल फॉर्म बना रखा है तो हम यहाँ अटैचमेंट्स में जाकर कर सकते हैं, या ब्लैंक गूगल क्विज के जरिए हम यहाँ पर क्विज बना भी सकते हैं। जैसे हमने इसको ब्लैंक गूगल फॉर्म ओपन कर लिया है। मोबाइल में भी अब जो है कर सकते हैं आप, गूगल फॉर्म मोबाइल में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको अपने क्रोम या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसमें forms.google.com आपको करना है, तो एक न्यू गूगल फॉर्म जनरेट हो जाता है। न्यू गूगल फॉर्म जनरेट हो गया, उसको आप फिर बना सकते हैं। तो मोबाइल में भी आप गूगल फॉर्म, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, आप मोबाइल में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्लैंक क्विज का ये एक गूगल फॉर्म बन गया है। ब्लैंक क्विज यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसकी सेटिंग्स में जाकर इसको क्विज बनाना है हमें। तो जब ब्लैंक एक गूगल फॉर्म रेडी हो गया, मतलब क्रिएट हो गया है, इसकी सेटिंग्स में जाकर हमें तय करना है कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करने वाले हैं। अगर बच्चों के यहाँ सेटिंग्स का ये आइकन है, यहाँ पर जब जाते हैं तो ये पेज ओपन होगा। अब ये जनरल सेटिंग है। अगर हमें बच्चों के ईमेल एड्रेसेस चाहिए तो हम कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस पे जाएंगे। ये पहले से ही है कि ये रेस्ट्रिक्टेड होगा केवीएस दिल्ली रीजन के लिए, जो केसी आईडी से, हमारी जीसूट आईडी से ये बन रहा है। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी कि एक आईडी से सिर्फ एक रिस्पॉन्स ही आना चाहिए। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। फिर एडिट आफ्टर सबमिट, क्या बच्चा इसको सबमिट करने के बाद एडिट कर सकता है? तो ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्विज बनेगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसकी एडिटिंग हो। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज देखें या समरी चार्ट्स देखें तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये जनरल सेटिंग है। प्रेजेंटेशन, यानी बच्चों को क्विज कैसा दिखेगा, तो इसमें प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार क्या होता है? एक बार होता है। जैसे जैसे बच्चा क्विज में आगे बढ़ता जाता है वो बार भी बढ़ता जाता है। तो हम चाहते हैं कि प्रोग्रेस बार दिखे, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, सफल क्वेश्चन ऑर्डर का मतलब है कि क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है क्विज में वो शफल कर जाए, हर बच्चे को अलग अलग सीक्वेंस में क्वेश्चंस मिले। किसी का क्वेश्चन नंबर कुछ और था, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ और था, तीसरे का क्वेश्चन नंबर कुछ और था। तो सफल क्वेश्चन ऑर्डर से अलग अलग ऑर्डर में क्वेश्चंस बच्चों को मिलते हैं। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोई कंफर्मेशन मैसेज हम बच्चों को देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्विजेस की सेटिंग्स है कि इस गूगल फॉर्म को क्विज बनाना है, यानी पहले से ही ये क्विज में आया हुआ है, क्योंकि हमने इसको क्विज यहाँ क्लासवर्क में जब हम क्रिएट कर रहे थे तो क्विज के अंडर क्रिएट कर रहे थे, इसलिए ऑलरेडी ये मेक दिस अ क्विज का ऑप्शन आया हुआ है। अदरवाइज क्या होता है, ये इस तरीके से ऑफ आता है, फिर इसको मेक दिस अ क्विज करना पड़ता है। बच्चों को क्विज का नंबर तुरंत पता चल जाए या बाद में हम मैनुअल रिव्यू के जरिए उनको बताएं, यहाँ ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने इसको लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू कर दिया और इस सेटिंग को हमने सेव कर लिया। अब सेटिंग सेव हो गई है। अब क्विज बनाने के लिए हमें इसका बैकग्राउंड या कलर वगैरह भी चेंज करना है, इसको खूबसूरत देखने में भी अच्छा बनाना है। तो यहाँ पर हम थीम ऑप्शंस पे हम जाते हैं। थीम ऑप्शंस को जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। अब यहाँ पर है इमेज, क्या हम क्विज की कोई इमेज डालना चाहते हैं? तो इसमें हम मान लीजिए कि ये इमेज डालना चाह रहे हैं, तो हमने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया और इसको इंसर्ट कर दिया। तो जैसे ही हम इमेज सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे यहाँ पर एक इमेज आएगा। फिर इमेज जो हम इमेज सेलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड का कलर भी सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस बैकग्राउंड के कलर को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैंने ये कलर करना है तो ये कर दिया, ये करना है तो ये कर दिया, या हमें लगता है कि हमें अपना ही कोई और कलर चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं और बैकग्राउंड में वही कलर ऐड होगा। तो ये सुंदर बनाने के लिए, देखने में अच्छा लगे, इसके लिए हम थीम ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्विज बनाना। ठीक है, अब ये ब्लैंक क्विज का फॉर्म है, तो यहाँ पर हमने एक जनरल नॉलेज का मान लीजिए ये क्विज बनाया है, जीके का एक क्विज है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। मान लीजिए मुझे अपना नाम देना है, एक मैंने बनाया तो यहाँ पर डाल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर डाल सकते हैं। पहले तो बच्चों का नाम हो, तो हमने नेम का एक क्वेश्चन बना दिया। ये शॉर्ट आंसर ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि नेम में कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है। उसके बाद ये रिक्वायर्ड है, हर बच्चे को रिक्वायर्ड करने का मतलब है आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना जरूरी है, तो हमने इसको रिक्वायर्ड कर दिया है। अब
थीम ऑप्शन को हमने हटा के दिया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है, तो ये प्लस जो है वो ऐड क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। क्वेश्चन में हम वीडियो या इमेज भी डालकर कर सकते हैं। हम सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को ब्रेक भी कर सकते हैं। चैप्टर 1 के लिए हमने, मान लीजिए कि हम 3 चैप्टर का एक साथ क्विज ले रहे हैं, तो एक सेक्शन चैप्टर 1 के लिए, दूसरा सेक्शन चैप्टर 2 के लिए, तो यहाँ पर ब्रेक करके एक सेक्शन में हम 4 क्वेश्चन डाल दिया हमने, फिर ये ब्रेक किया, फिर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन डाला। तो इसको हम ब्रेक करने के लिए भी, सेक्शन ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है, तो प्लस के साइन से हमने दूसरा क्वेश्चन ऐड कर लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें टाइप करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने टाइप कर लिया, मान लीजिए। Who was the first PM of India? अगर हमने ये पहला क्वेश्चन टाइप किया है, ये मल्टीपल चॉइस मैंने रखा है, इसमें यहाँ पे ऑप्शन भी है, अगर आप चाहें तो इसमें बच्चों से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, पैराग्राफ आंसर भी इसमें मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल चॉइस रखा हुआ है, साथ ही इसमें मैच करने का भी ऑप्शन है। ये जो ग्रेड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ग्रेड के क्वेश्चंस के जरिए हम आंसर मैच करने वाले भी, जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम बना सकते हैं इन सब के जरिए। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमें नई नई चीजें इसमें सीखने को मिलती जाएंगी। तो यहाँ सिंपल मैं 2 क्वेश्चंस बना के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने ऑप्शन 1 डाल दिया है जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा ऑप्शन ऐड ऑप्शन के जरिए हमने दूसरा ऑप्शन डाल दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चाहे तो आप तीसरा चौथा ऑप्शन डालें, यहाँ बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जितने ऑप्शन डालने होंगे आप ऐड ऑप्शन के जरिए डाल सकते हैं। अब चूंकि हमने इस गूगल फॉर्म को क्विज बनाया है, तो यहाँ पर आंसर की का ऑप्शन है, आंसर की पे हम जाते हैं तो आप यहाँ पर आंसर की डालेंगे। इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू है, तो ये हो गया। पॉइंट्स हम इसका मान लीजिए 2 पॉइंट्स रखते हैं, और इसको हमने डन कर दिया। इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों को तभी मिलेगा जब वो इसको अटेम्प्ट करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है, तो फिर हम इस पर जाएंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। Who was the first president of India? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने टाइप किया, ये भी मल्टीपल चॉइस रखा है हमने, इसको में भी हम ऑप्शन डाल देते हैं जवाहरलाल नेहरू, और ऐड ऑप्शन के जरिए यहाँ पर हम दे देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, आंसर की से हम आंसर ऐड कर देते हैं। इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसको हम 3 पॉइंट्स का बनाना चाहते हैं तो 3 पॉइंट्स का बना लेते हैं, और यहाँ पर डन, नीचे डन, ये क्वेश्चन भी रेडी हो गया। तो हमने 2 क्वेश्चन का एक छोटा सा गूगल फॉर्म बनाया है। अब हमें देखते हैं कि बच्चों को ये कैसा नजर आएगा। तो यहाँ पर प्रीव्यू पे हम जाते हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चों को ये इस तरीके से क्विज मिलने वाला है और बच्चे इसको सबमिट करने वाले हैं। तो ये हो गया। अब ये जो हमने क्विज बना लिया है, अब यहाँ पर हम जाते हैं क्लास में, ये गूगल फॉर्म में ऑटो सेव है, ये इसको ओपन करते हैं तो सेम वही क्विज ओपन हो रहा है जो हमने बनाया हुआ था। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सेज भी एक देखिए, ये रिस्पॉन्सेज का जो कॉलम है उससे क्या होता है कि बच्चों के जो रिस्पॉन्सेज है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जब जाते हैं तो उनके रिस्पॉन्सेज को हम CSV फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जीसूट आईडी से गूगल फॉर्म बनाकर अपने जीसूट आईडी वाले बच्चों के साथ, क्लास के साथ शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्सेज अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हम ग्रेड्स को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं क्लास में। वो भी हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म हमने बना लिया है। अब हम जाते हैं, इसको बच्चों को हमें कैसे देना है। तो पहले हमने क्लास सेलेक्ट कर लिया, सभी बच्चों को देना है। चूंकि ये छोटा सा गूगल फॉर्म मैंने 5 मार्क्स का बनाया है, तो मैंने यहाँ 5 मार्क्स लिख दिया है। ड्यू डेट मैंने इसके लिए कोई नहीं रखा है, और टॉपिक जो है मान लीजिए कि ये एक छोटा टेस्ट के रूप में है, तो मैंने टेस्ट का एक टॉपिक ले लिया है। और यहाँ पर टाइटल जो है जनरल नॉलेज का मैंने रख दिया है, और टाइटल डालते के साथ ही असाइन का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो गया है, और हमने ये क्रिएट कर लिया है। ये ग्रेड इंपोर्टिंग का ऑप्शन देखिए, ग्रेड इंपोर्टिंग अगर मैंने ऑफ रखा है तो गूगल फॉर्म में जो ग्रेड्स आएंगे बच्चों के वो मैं इंपोर्ट कर नहीं सकती हूँ। गूगल फॉर्म में चूंकि मार्क्स गूगल फॉर्म में खुद ब खुद लग सकते हैं, इसलिए हम इसको ग्रेड इंपोर्टिंग का ऑप्शन यहाँ पर ऑन रखेंगे और इसको हम इंपोर्ट करके आपको दिखाएंगे। अब ये ग्रेड इंपोर्टिंग ऑन है और हमने इसको असाइन कर दिया। ये बच्चों को ये गूगल फॉर्म का जो हमने तैयार किया है वो बच्चों को टेस्ट के रूप में मिलेगा।
और इसको बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने जो बच्चों को असाइनमेंट या टेस्ट दिया, आपको टेस्ट असाइन करने के बाद उसमें लगता है कि हमें कुछ एडिटिंग करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने ये टेस्ट दिया, इसमें लगता है कि अरे मैं तो ग्रेड इंपोर्ट करना ही भूल गई हूँ, तो यहाँ 3 डॉट्स देखेंगे, है ना। किसी भी असाइनमेंट में आपको एडिटिंग करना हो तो आप ये 3 डॉट्स देख रहे हैं, यहाँ पर आप जाएंगे तो एडिट डिलीट कॉपी लिंक का ऑप्शन आएगा, ये क्लास वर्क में आएगा, ठीक है। तो मैं एडिट पे जाती हूँ, अगर मुझे लगता है कि कोई चीजें मुझे करनी है तो जो भी एडिट करना हो मैं एडिट कर सकती हूँ, यहाँ से सेव कर सकते हैं, और जो भी चेंज हमें फर्दर करना हो तो हम करके फिर से इसको पोस्ट भी कर सकते हैं। अब ये गूगल फॉर्म के जरिए मैंने बच्चों को असाइनमेंट दे दिया है। अब ये देखते हैं कि बच्चों को कैसे मिलता है। ये बच्चों के स्ट्रीम पर ये आ गया है, एक नया जो फॉर्म आया है, ये स्टूडेंट की आईडी से मैं दिखा रही हूँ जो इसी क्लास में है जहां पर मैंने असाइनमेंट दिया है। अब स्ट्रीम पे इसको नजर आ रहा है, अब इसको व्यू करना है इस असाइनमेंट को। तो जैसे ही वहां पे क्लिक हुआ, असाइनमेंट यहाँ पर आ गया है। जिस बच्चे को इसको अटेम्प्ट करना है, ये गूगल फॉर्म पे क्लिक करना है और गूगल फॉर्म पे बच्चा इसको अटेम्प्ट करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सफल हो गया है ना, नेम बीच में आ गया है और ये ऑर्डर जो है वो सफल हो गया है। तो खैर बच्चा इसको यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेगा। यहाँ पर बच्चे ने अपना नाम भी डाल दिया और अटेम्प्ट करने के बाद बच्चे इसको, ये प्रोग्रेस बार है और ये यहाँ पर सबमिट, बच्चे ने अपना क्विज अटेम्प्ट कर लिया। और अटेम्प्ट करने के बाद बच्चे को यहाँ पर मार्क एज डन कर देना है। मार्क एज डन यानी उसका काम सबमिट हो गया है, टीचर के पास इसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। टीचर के पास जब बच्चे क्विज असाइनमेंट जो है वो कर लेते हैं, अपनी क्लास वर्क पे मैंने ये सारी चीजें दी है, मैं देखूं कि बच्चों ने इसको अटेम्प्ट कैसे किया है। यहाँ पर जाते हैं, ये फॉर्म ओपन हो रहा है, व्यू असाइनमेंट पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आता है कि बच्चे ने इसको कैसे अटेम्प्ट किया है। अब यहाँ पर इस बच्चे ने टर्न इन किया है तो यहाँ पर टर्न इन का यहाँ पर नजर आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर है कि बच्चे को यहाँ पर हमें मार्क्स भी देना है। टीचर को पता नहीं है कि बच्चे को क्या मार्क्स आने वाला है, लेकिन चूंकि टीचर ने टर्न इन मतलब बच्चे ने अटेम्प्ट कर लिया, असाइन यानी कि इसको असाइंड है लेकिन इसने अभी अटेम्प्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर जाने के बाद बच्चा क्या करेगा, बच्चे ने अटेम्प्ट कर लिया। अब टीचर को ग्रेड्स को इम्पोर्ट करना है। ग्रेड इम्पोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट ग्रेड्स के इस ऑप्शन पर उसे क्लिक करना है। इम्पोर्ट ग्रेड्स के ऑप्शन पर अगर बच्चा जाता है, टीचर जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली सारे जो बच्चों के ग्रेड्स लगे हैं गूगल फॉर्म्स में ये इम्पोर्ट हो जाएंगे। अब जो बच्चे को मार्क्स है वो यहाँ पर आ चुका है, अलग से हमें गूगल फॉर्म में जाकर रिस्पॉन्सेज को देखने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर नहीं आता है तो मे भी बच्चे ने, हो सकता है क्योंकि एक ही डिवाइस पे अगर दो भाई बहन हैं और एक ही डिवाइस पे दोनों के जीसूट आईडी के लॉगिन है, तो यहाँ पर बच्चों को जरूर चेक करना है कि वो अपनी आईडी से ही करें, अपनी आईडी से ही करना है जो इस क्लास में ऐड है, अदरवाइज उनको करने की जरूरत, अगर वो करेंगे भी तो यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं होगा। तो ग्रेड्स को यहाँ पर इस तरीके से इंपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्विज के बाद जो नेक्स्ट है, रीड पे अगर हम गए तो क्विज के बाद है क्वेश्चन। क्वेश्चन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को खास पूछना हो अगर हमें तो क्वेश्चन भी इससे पूछ सकते हैं। शॉर्ट आंसर मल्टीपल चॉइस बना सकते हैं, और यहाँ पर भी सेम वही ऐड के ऑप्शन सेम है, क्रिएट के ऑप्शन भी हम सेम रखते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद क्रिएट के जरिए लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लर्निंग मटेरियल में भी वही ऐड का ऑप्शन है और क्रिएट का ऑप्शन है। लर्निंग मटेरियल में यहाँ पर बस क्लास है, स्टूडेंट्स है, टॉपिक है, यहाँ पर कोई ड्यू डेट वगैरह नहीं है क्योंकि ये बच्चे के लिए लर्निंग मटेरियल है। तो पीपीटी, रिवीजन नोट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, तो ये सब हम लर्निंग मटेरियल के जरिए बच्चों को, ये तरीका है शेयर करने का, या हम क्रिएट करके उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने का तरीका बिल्कुल सेम है। फिर रीयूज पोस्ट है कि किसी क्लास में जो भी हमने पहले से ही असाइनमेंट्स कुछ भी पोस्ट कर रखा है और हम चाहते हैं कि दूसरे क्लास के लिए उसका इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर चूंकि मैंने पहले बहुत सारे दे रखे हैं इसलिए शायद लोड होने में टाइम लग रहा है। तो जो भी हमने बच्चों को दे रखा है पहले से, कुछ भी प्रोवाइड कर रखा है, कोई क्वेश्चन, असाइनमेंट, कुछ भी, अगर हम उसको दोबारा से यूज करना चाहते हैं तो यहाँ ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट करना है हमें जिसको रिपोस्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर इसी तरीके का पेज ओपन होगा। सेलेक्ट जैसे ही हमने कर लिया तो यहाँ पर सेलेक्टेड वो पोस्ट आ जाएगा और फिर इसी तरीके के पेज ओपन हो जाएंगे और इन्फॉर्मेशन देकर फिर हमें उसे पोस्ट या साइन करना होता है। तो रीयूज पोस्ट के जरिए हम
अपने किसी पोस्ट को फिर से इस्तेमाल में ला सकते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चे ने अगर नोटबुक में अपना अगर कोई काम सबमिट किया है तो उसका करेक्शन वर्क कैसे किया जा सकता है। अगर बच्चे का काम किसी नोटबुक में है तो किस तरीके से बच्चा उसको अटेम्प्ट कर सकता है, वो मैं आपको उस क्लास से दिखाती हूँ जो मैंने एक पहले बना रखी थी। जब हम लैपटॉप पे होते हैं तो हमें एक ग्रेड का ऑप्शन नजर आता है। मोबाइल में बस ये तीनों ऑप्शन है, ठीक है। लैपटॉप में ये चौथा ऑप्शन भी ग्रेड्स नजर आता है, लेकिन मोबाइल में क्लास वर्क के जरिए ही हम अलग इंडिविजुअली अलग अलग असाइनमेंट्स को चेक कर सकते हैं। जब हम ग्रेड्स पे जाते हैं तो हमारे पास एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में ये ओपन हो जाता है पेज कि कौन से बच्चे ने किस असाइनमेंट को किया है, किस असाइनमेंट को नहीं किया है। ये चीज मोबाइल में कंसोलिडेटेड रूप में नजर नहीं आती है, लेकिन क्लास वर्क में जब मोबाइल में भी जाते हैं तो जिस असाइनमेंट का हमें स्टेटस देखना है कि किसने किया है किसने नहीं किया है, तो हम वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब क्लास वर्क में आपको इसी तरीके से अगर इस असाइनमेंट का देखना है स्टेटस की किस बच्चे ने असाइनमेंट को किया है किसने नहीं किया, तो हमें पर्टिकुलर एक असाइनमेंट पे जाना है और वहां पर व्यू असाइनमेंट पे जाना है। और व्यू असाइनमेंट पे हमें पता चल जाता है किसने जो है वो काम करके वापस किया दे दिया है, टर्न इन है, यानी काम उसने कर लिया है, या किसने नहीं किया है। अब जब करेक्शन वर्क की बात हम करते हैं तो हमें बच्चों का करेक्शन वर्क के लिए उनके पीडीएफ जो भी इमेज के रूप में वो अपना काम सबमिट कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में सबमिट कर सकते हैं। तो हमें उनका काम जो है वो पीडीएफ फॉर्म में अगर है तो हमें उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम उसे चेक कर सकते हैं। एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि करेक्शन वर्क मोबाइल में पेन के जरिए हो सकता है। पेन मतलब वहां पर पेन का आइकन है और पेन के आइकन को सेलेक्ट करके हम उसमें टिक मार्क लगा सकते हैं, साइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लैपटॉप पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसको भी अच्छे से चेक कर सकते हैं। एरिया हाईलाइट कर सकते हैं, जिस एरिया के लिए हमें कुछ कमेंट देना है बच्चों को, तो हम उस एरिया को हाईलाइट करके कमेंट दे सकते हैं। अगर इस पॉइंट के लिए कमेंट देना है, ये पॉइंट बहुत अच्छा अगर बच्चे ने लिखा है, तो इस एरिया को हाईलाइट करके हम यहाँ पर कोई कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कमेंट कर दिया। दूसरा एक तरीका ये है कि अगर यहाँ पर एक कमेंट बैंक का भी ऑप्शन है। कमेंट बैंक का ऑप्शन क्या होता है कि जब कमेंट बैंक में हम जनरल जो कमेंट्स क्लास में यूज करते हैं उन कमेंट्स को हम पहले से ही टाइप करके रखते हैं और उसको कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड प्राइवेट कमेंट है। ऐड प्राइवेट कमेंट यानी पूरा वर्क चेक करने के बाद अगर बच्चे को आप कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर ये ग्रेडेड असाइनमेंट है तो यहाँ पर एक और बॉक्स बनेगा। ऐड प्राइवेट कमेंट के ऊपर एक और बॉक्स बनता है और वहां पर मार्क्स लगाने का ऑप्शन होता है। अगर ये 20 मार्क्स का असाइनमेंट था तो एक ऊपर मार्क्स का कॉलम रहेगा, उसमें बस हमें 20 मार्क्स डालने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो मार्क्स डालेंगे वो ऑटोमेटिकली ग्रेड्स में अपडेट हो जाएगा। तो ये अनग्रेडेड है इसलिए मार्क्स का ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा है। कमेंट बैंक में हम जब जाते हैं तो कमेंट बैंक में कुछ हमने बना रखा है कमेंट बैंक, तो वहां से भी हम एरिया सेलेक्ट करके उनको रिमार्क दे सकते हैं। जैसे ये है तो यहाँ से मैंने ये प्लस का आइकन है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस एरिया को हम लेफ्ट जो बटन होता है माउस का उससे के जरिए सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर मुझे ये चाहिए ये कमेंट देना है तो यहाँ पर 3 डॉट्स है, इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, यहाँ पर हमने कंट्रोल वी से पेस्ट किया और यहाँ पर कमेंट कर दिया, तो ये कमेंट चला जाएगा। तो बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ जनरल कमेंट्स है तो हम कमेंट बैंक में उनको लिख कर रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों का काम चेक कर सकते हैं। और काम अगर हमें छोटा दिख रहा है तो हम यहाँ पर जूम कर सकते हैं, ठीक है। जूम करके हम अच्छे से बारीकी से चेक कर सकते हैं। और काम को चेक करने के बाद हमें इसे वापस करना है, रिटर्न भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिटर्न, अगर इस कॉपी को चेक कर लिया, बच्चों के इस काम को चेक कर लिया, तो हम यहाँ पर रिटर्न के ऑप्शन पर जाएंगे और इस काम को रिटर्न करेंगे। तो ये वैसा ही हुआ जैसे स्कूल में बच्चों ने कॉपी सबमिट किया, टीचर ने कॉपी चेक की और उसको वापस किया है। तो इस तरीके से ये काम जो है वो बच्चे के पास रिटर्न होकर चला जाएगा। जब ये काम रिटर्न हो जाएगा, जब ये काम रिटर्न हो गया तो अब स्टेटस चेंज हो गया। अब क्या है, एक का काम रिटर्न हो गया। रिटर्न मतलब टीचर ने चेक करके वापस कर दिया। असाइनमेंट मतलब काम तो दिया गया है लेकिन बच्चे ने इसको कंप्लीट नहीं किया। और टर्न इन का मतलब है कि बच्चे ने काम सबमिट किया है, टीचर ने अभी उसको चेक नहीं किया है। तो इस तरीके से हम बच्चों के काम को चेक कर सकते हैं और ये ग्रेड्स में भी
नजर आता है। जब हम ग्रेड्स में जाते हैं तो ये कंसोलिडेटेड रूप में हमें नजर आता है। जैसे अब सब बच्चों का एक साथ देखना है हमें कि उसने कौन सा काम किया है या नहीं किया है, तो हम वहां ग्रेड्स में जाकर भी इसको देख सकते हैं। अब इस ग्रेड से पता चलता है कि कौन सा काम बच्चे ने किया है, कौन सा नहीं किया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं टिक मार्क है, यानी ये रिटर्न है। टर्न इन यानी बच्चे ने सबमिट किया हुआ है लेकिन वो चेक नहीं हुआ है। तो ये तरीका है। ये क्विज के मार्क्स हैं जो अभी नहीं लगे हैं, तो इसलिए वो दिख रहा है। बाद में उसको हम इम्पोर्ट करके भी मार्क्स लगाएंगे। इम्पोर्ट में तो ऑटोमेटिकली ही मार्क्स जो है वो लगाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं ग्रेड्स के जरिए। अब है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है अटेंडेंस। कि बच्चों का क्लासरूम में हम कैसे अटेंडेंस ले सकते हैं। क्लासरूम में अटेंडेंस लेने के लिए जो तरीका है वो है कि हम एक क्वेश्चन के जरिए बच्चों का अटेंडेंस ले सकते हैं। जैसे हमने ग्रेड के ऑप्शन पे हम जाते हैं और एक क्वेश्चन पर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के जरिए हम कैसे अटेंडेंस ले सकते हैं और उसका क्या फायदा है वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन के जरिए अटेंडेंस लेना है तो हमें एक टॉपिक मैंने जो पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है वो अटेंडेंस का टॉपिक है, ठीक है। ड्यू डेट, अगर आज का अटेंडेंस है तो हमें आज का ड्यू डेट डालना है। और अगर हम चाहते हैं कि टाइम भी हम डाल दें, क्योंकि हमें अपने क्लास के अकॉर्डिंग लेना है। अगर हमारी क्लास 4 से 5 बजे के बीच में है तो 4:10 तक मैं बच्चों को टाइम, या 4:15 तक मैं बच्चों को टाइम दे सकती हूँ कि इस समय तक अपना अटेंडेंस मार्क कर देना। तो इस तरीके से हम एक टाइम भी डाल सकते हैं और इसको ग्रेडेड रखना है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसको ग्रेडेड रखने का फायदा यह है कि बच्चों के अटेंडेंस का, गूगल क्लासरूम अटेंडेंस का हम मंथली रिकॉर्ड बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं अगर हम इसको पॉइंट्स में इसमें रखते हैं तो, ठीक है। ग्रेडेड मतलब कि इसमें मार्क्स जो है पॉइंट्स हैं, कि अगर आप प्रेजेंट है तो 10 पॉइंट्स, एब्सेंट है तो कोई पॉइंट्स नहीं है। और ये शॉर्ट आंसर नहीं, इसे हमें बनाना है मल्टीपल चॉइस। चॉइस एक ही रहेगी लेकिन ये मल्टीपल चॉइस बनेगा। और यहाँ क्वेश्चन क्या हमें डालना है, अटेंडेंस फॉर आज का डेट, ठीक है। अटेंडेंस फॉर आज का डेट है 17 जून 2020। और इंस्ट्रक्शंस में हमें पूछा है आर यू प्रेजेंट। ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ एक ही डालना है हमने और वो है यस। जो बच्चा प्रेजेंट है वही क्लासरूम के अंदर आएगा, तो वही उसके लिए ही है ये यस। और उसके बाद यहाँ पर आस्क ऑप्शन है, इसको भी हम चाहें तो शेड्यूल कर सकते हैं। तो हम आस्क यानी अभी तुरंत पूछ सकते हैं, या हम शेड्यूल करके रखेंगे। जैसे मैंने कल की क्लास के लिए अभी शेड्यूल करके रख लिया। हम चाहें तो इसको रीयूज कर सकते हैं, डेट को बस चेंज करना पड़ेगा रीयूज में, और फिर हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो फिर हमने इसको आस्क पे जाते हैं और इसको हमने अभी बच्चों से पूछ लिया उनके अटेंडेंस के बारे में कि क्या वो क्लास में है, प्रेजेंट है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ये बच्चों के पास ये अटेंडेंस का मैसेज चला जाता है। स्टूडेंट की आईडी से मैं आपको दिखा रही हूँ। स्टूडेंट की आईडी से हम देखते हैं कि बच्चों के पास ये अटेंडेंस का आ गया है स्ट्रीम पे नोटिफिकेशन। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं बच्चे के पास आ गया आर यू प्रेजेंट। यहाँ पर ऑप्शन है यस। बच्चा अगर प्रेजेंट है तो इसको यस करेगा और टर्न इन करेगा। तो बच्चे ने अपना अटेंडेंस मार्क कर दिया। बच्चे का अटेंडेंस यहाँ पर मार्क हो गया है और टीचर के पास ये आ जाएगा। जो आज का अटेंडेंस हमने दिया है वो अटेंडेंस यहाँ पर आ जाएगा। व्यू क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो जो हमने टाइम दिया था उस टाइम पे मान लीजिए कि सिर्फ इस बच्चे ने अटेंडेंस दिया है, बाकी बच्चों ने अटेंडेंस आज नहीं दिया, इसका मतलब है वो एब्सेंट है। तो अब हमें क्या करना है, इसका मार्क्स यहाँ पर 10 लगाना है, क्योंकि और कोई करेक्शन वक्त तो नहीं है, सिर्फ 10 कर दिया है यस के लिए। और जितने बच्चों ने टर्न इन किया है उसको सिलेक्ट कर लेना है एक साथ। जैसे टर्न इन पर, जैसे मैंने इसको यहाँ पर ऐसे अगर ब्लैंक है, मान लीजिए 10 बच्चे 50 बच्चों ने टर्न इन किया है, तो हमें एक एक बच्चे के आगे इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। हम टर्न इन यानी जितने भी टर्न इन है उनको हमने सिलेक्ट कर लिया और उसको रिटर्न करना जरूरी है, ठीक है। विदाउट रिटर्न जो है ये अपडेट नहीं होगा आपके रिकॉर्ड में, जो आप अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो हमने इसको रिटर्न कर दिया। ये अटेंडेंस का रिकॉर्ड हमने रिटर्न कर दिया है। और अब इसी तरीके से हम हर दिन अटेंडेंस लेंगे अपने क्लास के टाइम पर, और उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सेटिंग्स का बटन आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं।
जब राइट हैंड साइड में सेटिंग्स के बटन पे हम जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है कॉपी ऑल ग्रेड्स टू गूगल शीट। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो जितने भी ग्रेड्स हमने बच्चों को दिए हैं वो सब कॉपी हो जाएंगे, यानी जो असाइनमेंट्स हमने दिया होगा, जो टेस्ट दिया होगा और जो अटेंडेंस है वो सब एक साथ गूगल शीट में ओपन हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करती हूँ। अब एक गूगल शीट ओपन हो रहा है जिसमें बच्चों का अटेंडेंस और साथ साथ और भी जो हमने वर्क दिया है उन सभी का ग्रेड्स जो है वो नजर आएगा अगर वो ग्रेडेड है तो। इसमें कोई, अब ये जो मैंने असाइनमेंट्स दिया था ये अनग्रेडेड है तो यहाँ पर कोई ग्रेड्स नजर नहीं आ रहे हैं। ये ग्रेडेड था लेकिन अभी इसको मैंने चेक नहीं किया इसलिए यहाँ पर ग्रेड्स नहीं लगे। लेकिन अटेंडेंस वाला चूंकि ग्रेडेड है और ये हर दिन का उसको बच्चे का हम रिटर्न कर रहे हैं प्रॉपर टाइम पे, तो अब क्या हो गया कि इसको देखकर ही पता चल रहा है कि कौन सा बच्चा क्लास में था कौन सा नहीं था। अब इसी तरीके से हम डेट वाइज पूरा अटेंडेंस रख सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं कि महीने में किसी बच्चे ने कितना क्लास किया है और ऑनलाइन क्लास का अटेंडेंस का ये रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। दूसरा तरीका है CSV फाइल के रूप में सेव करना, और जैसे यह है डाउनलोड ऑल ग्रेड्स एज CSV। जब हम इस पर जाते हैं डाउनलोड ऑल ग्रेड्स एज CSV तो एक CSV फाइल ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर इसका अटेंडेंस आ गया, चाहे तो हम यहाँ पे फिर इसको दे सकते हैं अटेंडेंस। तो फिलहाल हम देखते हैं CSV फाइल में कैसे डाउनलोड होता है। CSV फाइल डाउनलोड हो गई, इसको हमने ओपन किया है। तो अब यहाँ पर CSV फाइल हमारे डाउनलोड्स में, सिस्टम में डाउनलोड्स में चले जाते हैं और यहाँ पर भी प्रेजेंट 10 मीन्स प्रेजेंट, कोई ब्लैंक है, कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब एब्सेंट। तो यहाँ से हम बच्चों का अटेंडेंस रख सकते हैं, अटेंडेंस का रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का इस्तेमाल अटेंडेंस के लिए किया जा सकता है और इससे बच्चों का अटेंडेंस का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे ने टाइम जो हमने दिया था अटेंडेंस का उसके बाद अटेंडेंस दिया है तो वहां पर डन लेट का आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये दो बच्चे हैं, 4:15 का हमने टाइम दिया था, अगर 4:15 के बाद वो देंगे तो यहाँ पर डन लेट लिखा हुआ आ जाएगा। यस तो आ जाएगा, ऑप्ट तो वो कर लेंगे, लेकिन डन लेट। तो अब ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको टर्न इन माने या ना माने। तो हम उसको अटेंडेंस नहीं देंगे क्योंकि वो ऑन टाइम पर नहीं था। अब ये टीचर उस पर क्या उससे जो एक्शन लेना चाहे कि हाँ उसको अटेंडेंस देना है या नहीं देना है, वो टीचर पे फिर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के जरिए हम बच्चों का क्लासरूम अटेंडेंस लेकर रख सकते हैं। उसके बाद गूगल कैलेंडर है। अभी तक कोई क्वेरीज हो तो कुछ बताइए सर, फिर मैं गूगल कैलेंडर पे मीटिंग शेड्यूल करना सिखाऊंगी और फिर गूगल मीट के बारे में आपको बताऊंगी। मैथमेटिकल फॉर्मूला के लिए विदाउट एग्जिटिंग अदर साइट पे तो वो जा सकता है, क्योंकि अगर वो लैपटॉप पे है, जैसे मैं तो आप मीटिंग बिना लीव किए आपको सारी चीजें स्क्रीन शेयर करके दिखा रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि विदाउट एग्जिटिंग वो दूसरी साइट पे वो जा सकता है। लेकिन मोबाइल पे ऐसा नहीं होगा, मोबाइल पे उसको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इसको देखना पड़ेगा, इसके लिए मैं वो दूसरी साइट तो विजिट कर सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे ने लॉग इन कर लिया है तो वो कंप्लीटली फोकस्ड है पढ़ाई पे, ये हम वो चेक नहीं कर सकते हैं। मैम मैंने देखा है कि वो मोबाइल गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून सर। हेलो। हाँ सर बताइए, बिल्कुल। हाँ मैं ये कह रहा था मैम कि मैंने देखा है कि वो मोबाइल पर भी स्विच ओवर हो जाता है, दूसरी साइट्स पर चले जाते हैं बच्चे। हाँ। बिल्कुल जा सकते उनकी उनकी रिस्पॉन्सेज से ये गेस हो जाती है बात। हैं। तो हाँ क्या कोई ऐसा वे आउट है कि जिससे जैसे ही, जैसे कोई कई सारे क्विज वाले एप्स हैं, आप जैसे ही अपने स्क्रीन को छोड़ते हो वो लॉक हो जाते हैं, इजंट इट? तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है गूगल पे जिसमें ये ऑप्शन हो? सर, अगर वो बाहर निकलते हैं और लॉक करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये भी आएगी ना सर कि कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी बच्चे एक बार मीटिंग लीव कर जाते हैं। नेटवर्क अगर उनकी प्रॉब्लम आई तो वो लीव कर जाते हैं, तो फिर वो भी दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए वो प्रॉब्लम आ सकती है लॉक करने की अगर बात है तो अभी फिलहाल ऐसा कोई फीचर जीसू में नहीं आया। इसकी बात हमारे बीच हो भी रही थी। तो इसमें यह था कि वो बच्चे जो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से एग्जिट कर जाते हैं उनको फिर अंदर मतलब मीटिंग ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसमें जो जी सूट में अभी फिलहाल लॉक करने का जो है सर प्रोविजन नहीं है। ये बच्चों के बीच जो पर्सनल चैट है सर वो इसमें जी सूट में नहीं है। जो चैट बॉक्स है ये एक ही चैट बॉक्स है।
और इसी चैट बॉक्स के जरिए जो है, जैसे हम दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे थे जब हमें जी सूट आईडी नहीं मिली हुई थी, तो उसमें पर्सनल चैट था कि अगर मुझे श्वेता मैम को मैसेज करना है तो मैं इनको पर्सनली मैसेज कर सकती थी चैट बॉक्स के जरिए। लेकिन इसमें जी सूट में सिर्फ एक सिंगल चैट बॉक्स है, और जो भी चैटिंग होगी वो टीचर के सामने होगी, और इसका पूरा रिकॉर्ड, अगर मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो चैट बॉक्स का जो पूरा मैसेजेस है वो भी तुरंत हमारे मेल पे इस मीटिंग के बाद आ जाता है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। पर्सनल चैटिंग बच्चों के बीच में इस पे नहीं होगी सर, जी सूट पे नहीं होगी। अब देखिए, आप किसी के भी नाम के आगे आप देखिए तो यहाँ पर पर्सनल मैसेज करने का उनके साथ कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो भी चैट होगा वो सभी देख सकते हैं। बच्चों के ऊपर जो है उनको म्यूट या अनम्यूट करने का पूरा कंट्रोल हमारे पास अभी नहीं है सर जी सूट पे, उसके लिए अभी बात चल रही है। मैथमेटिकल फॉर्मूला के लिए गूगल डॉक्स में इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट पे जाते हैं तो उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला का ऑप्शन आता है, तो उस पे भी हम अभी मैथमेटिकल और ये केमिकल फॉर्मूलाज से रिलेटेड भी अभी हम कुछ अभी और भी चीजें सर्च कर रहे हैं ताकि हम कुछ बेहतर बना के उसको फिर बता सकें। वैसे गूगल डॉक्स में ऑलरेडी मैथमेटिकल और केमिकल टाइप का ऑप्शन है इंसर्ट के ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो। हाँ, मोबाइल फोन में गूगल फॉर्म का कोई ऐप नहीं है मैम। गूगल फॉर्म के ऐप है, लेकिन वो गूगल फॉर्म के ऐप की तरह नहीं है। आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है फॉर गूगल फॉर्म्स। आपको अपने जो ब्राउजर है जो भी आप यूज करें वहां पर forms.google.com ये जब टाइप करके आप सर्च करेंगे तो आपके जीसूट ईमेल आईडी को आप जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि उस आईडी पर एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा और आप मोबाइल से भी वो बना सकते हैं गूगल फॉर्म। मैं कोशिश करूंगी कि सेशन के एंड में 10 मिनट मोबाइल कनेक्ट करके मोबाइल की जो क्वेरीज है उसको भी सॉल्व कर लूंगी। अटेंडेंस का एक तो क्लासरूम अटेंडेंस है, और मीट का एक और अटेंडेंस है जो मैं अभी गूगल मीट के बारे में जब समझाऊंगी तो मीट अटेंडेंस के बारे में बताऊंगी। जब मीटिंग्स के बाद जो बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चों को रिमूव करके ही मीटिंग लीव करनी है, उसके बारे में मैं गूगल मीट में बात करूंगी। अच्छा मैम, अगर आप कॉपी बच्चों की के काम को करेक्शन कर रही हैं और जल्दी से करना चाहती हैं तो मोबाइल यूज कीजिए, मोबाइल में बहुत अच्छे से करेक्शन हो जाता है। मैं मोबाइल कनेक्ट करके आपको मोबाइल करेक्शन का बताऊंगी। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगता है लैपटॉप में। रिमाइंडर्स, बच्चों को, हर बच्चों को क्लास की टाइमिंग के बारे में रिमाइंडर अगर डालना है तो आपको, अगर जो कैलेंडर्स है, कैलेंडर्स के जरिए आप बच्चों को रिमाइंडर भी दे सकती हैं। मैं बताऊंगी अभी कैसे रिमाइंडर या मीटिंग शेड्यूल किया जा सकता है। सेम टाइम में अगर कौन सी जो मीटिंग की अगर हम बात करें सर, तो मीटिंग का जो मैंने एक, ये जो गूगल मीट हमारी चल रही है, अगर मैं चाहूँ तो दूसरी एक मीटिंग का भी यहाँ पर लिंक ओपन हो सकता है, लेकिन मैं बोलूंगी तो किसी एक जगह ही, तो एक समय में एक ही क्लास हम ले सकते हैं। हाँ, क्लासरूम वर्क हम असाइन कर रहे हैं तो हम क्लासेस को अलग ओपन करके फिर उनको काम असाइन कर सकते हैं। मैम 10 to 15 मिनट्स मोबाइल में भी लगते हैं आपको रिटर्न करने में। हाँ, बच्चे अगर चाहें तो गूगल कैलेंडर शेड्यूल कर सकते हैं, अदरवाइज उनको रिमाइंडर मेल पे भी जा सकता है। ओके, मोबाइल पे भी अगर ज्यादा टाइम लग रहा है मैम तो फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो नेटवर्क की जो स्पीड होगी उसी हिसाब से काम होगा। तो फिर भी हम काम कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है अभी। अगर एक ही सेक्शन, एक ही क्लास के दो सेक्शन है तो आप दो अलग अलग क्लासरूम बनाइए, लेकिन आपको डबल मेहनत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का आपका अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा। आपको अलग अलग करने, अगर आप एक ही क्लास बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि कौन सा बच्चा किस सेक्शन का है आपको उसको आइडेंटिफाई करके रखना, और कुछ भी रिकॉर्ड देना होगा तो फिर आपको उसमें टाइम लगेगा। अगर आप अलग अलग क्लास बना लेते हैं तो फायदा यह है कि दोनों की अलग अलग रिकॉर्ड चलती रहेगी, मीटिंग आप उनके साथ एक साथ ले सकती हैं। ठीक है, अगर अगर आपके वाइस प्रिंसिपल एचएम अलाउ करते हैं कि इन दोनों क्लास के लिए आप एक ही मीटिंग ले सकते हैं तो आप मीटिंग एक साथ कर लीजिए। मीटिंग लिंक आप शेयर कर दीजिए, किसी भी क्लास की मीट लिंक को जब आप मीटिंग स्टार्ट कीजिए, एक मीट लिंक जनरेट हो जाता है मीटिंग के दौरान, और आप उसको शेयर करेंगे। जैसे आप मीट लिंक से भी मीटिंग शुरू करते हैं ना, तो यहाँ पर मीट लिंक जो है वो इस मीटिंग का ही है, आप दूसरे सेक्शन के साथ ये शेयर कर दीजिए, वो बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। तो आप मीटिंग साथ साथ ले सकती हैं दोनों का, और काम भी साथ साथ पोस्ट कर सकती है। अलग अलग रहेंगे तो उनके रिकॉर्ड अलग अलग बनते रहेंगे, तो आपको उसको मेंटेन करने में आसानी होगी।
अब नेक्स्ट चीज पे मैं आती हूँ, वो है गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर से भी जो है वो मीटिंग को हम शेड्यूल कर सकते हैं। अब गूगल कैलेंडर एक ऐप भी डाउनलोड करना पड़ेगा कोई मीटिंग शेड्यूल करना हो आपको तो, और अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आपको कैलेंडर मिल ही रहा है। गूगल कैलेंडर पे हम जाकर मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। बच्चों को हमें रिमाइंडर भी डालना है, मीटिंग भी शेड्यूल करनी है। जब हमने गूगल कैलेंडर ओपन कर दिया तो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो कलर्ड जो चीजें दिख रही है वो ये है कि पहले से ही वहां पर कुछ ना कुछ शेड्यूल है। कोई किसी का असाइनमेंट का ड्यू डेट है, किसी का अटेंडेंस का टाइम है या डेट ड्यू है, तो वो सब चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। मीटिंग शेड्यूल करना, ठीक है। मीटिंग शेड्यूल करने के लिए हमें उस डेट को सिलेक्ट करना है जो डेट पे हम मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं। जून का यहाँ पर दिख रहा है, अगर हमें जुलाई पे जाना है तो जुलाई पे जा सकते हैं, लेकिन उतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम जून पे ही, मान लीजिए कल का मीटिंग शेड्यूल करना है तो हम कल का डेट सेलेक्ट कर लेंगे। कल का डेट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का एक पेज ओपन हो गया है जिसमें साइड में टाइमिंग्स लिखी गई है कि किस टाइम पे आपको मीटिंग शेड्यूल करना है। तो मैंने इसको 1 से 2 बजे का टाइम सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर अगर मुझे लगता है, यहाँ पर तो मैंने 18 सेलेक्ट किया था, यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर दिया था, तो ये पेज ओपन होगा और मुझे लगता है कि नहीं मुझे डेट चेंज करना है 18 को, नहीं मुझे 19 को मीटिंग करनी है या कोई इवेंट शेड्यूल करना है, तो हम 19 भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इवेंट हम शेड्यूल कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए कोई गूगल मीट जो है वो अरेंज करना चाहते हैं, तो हम गूगल मीट यहाँ पर डाल सकते हैं, ज्वाइन विथ गूगल मीट। ठीक है, ये गूगल मीट के लिए हमने एक शेड्यूल कर लिया है। अगर हम गेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो हम गेस्ट ऐड पे यहाँ पे हमें गेस्ट के ईमेल आईडीज डालने हैं। तो अगर ईमेल आईडीज डालने का तरीका वही है जो कि हमें बच्चों को इनवाइट करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। जहां से हमें ईमेल आईडीज जिनको इनवाइट करना है उनके ईमेल आईडीज को हमें एक्सेल शीट से कॉपी करनी है, और कंट्रोल सी से हमने कॉपी कर लिया, और फिर हम यहाँ पर ऐड गेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर ये हो गया। मीटिंग का कोई टाइटल है, अगर मान लीजिए ये डेमो क्लासेस है, डेमो क्लास एक है, तो हमने यहाँ पर डेमो क्लास कर लिया है। कोई भी टाइटल, अगर ट्रेनिंग सेशन है ट्रेनिंग सेशन कर लिया, बच्चों के साथ चैप्टर 2 कल हम शुरू कर रहे हैं तो चैप्टर 2 की क्लास में हमने लिख दी। तो जो भी हमें टाइटल सुटेबल लगता है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। गूगल मीट के लिए हम ये शेड्यूल कर रहे हैं तो गूगल मीट हमने सेलेक्ट कर लिया है और हम इसको सेव कर देंगे। तो सेव करते ये मीटिंग सेव हो जाएगी। अगर सिर्फ आपको, अच्छा मीटिंग सेव हो गई और ये भी पूछ रहा है कि क्या आपको जो गेस्ट हैं उनको इनविटेशन मेल भी भेजना है, तो आप सेंड करेंगे तो इनको इनविटेशन मेल भी चला जाएगा। थोड़ी देर बाद मान लीजिए हमें लगता है कि नहीं हमें कुछ तो इसमें चेंज करना है, कुछ डेट चेंज करना है या टाइम चेंज करना है, तो फिर से हम जब इसको सेलेक्ट, इसी टाइम शेड्यूल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये एडिटिंग का है कि हम चाहें तो इस इवेंट के डेट टाइम में कुछ अगर एडिटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर एडिटिंग के सारे ऑप्शन हैं। कुछ और गेस्ट को ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और फिर हम उसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। अगर सिर्फ रिमाइंडर ही हमें बनाना है, मान लीजिए कि हमारी क्लास होती है 4 बजे से डेली और मैं चाहती हूँ कि बच्चों को रिमाइंडर मिल जाए, तो यहाँ पर जिस टाइम पे जाते हैं हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ टाइम तो हम खुद ही शेड्यूल कर लेंगे। अब रिमाइंडर हमें 4 बजे से हमारी क्लास है तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को 3:45 से 4 तक उनको रिमाइंडर मिल जाए। तो हमने यहाँ पर 3:45 जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। 3:45 से यहाँ पर 4 ही मानते हैं ना, 4 तक उनको रिमाइंडर मिल जाए। तो हमने 15 मिनट्स तक इनको रिमाइंडर के लिए कर लिया है। हम ऐड गेस्ट भी कर सकते हैं, उनको ईमेल के जरिए रिमाइंडर मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर हमें मीट कॉन्फ्रेंसिंग करने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ पर रिमाइंडर डालना है और 3:45 पे इनको रिमाइंडर जाता रहेगा। और यहाँ पर पूरे दिन रिमाइंडर जाना है या क्या करना है वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डेली ये रिमाइंडर जाना है तो डेली, अगर वीकली क्लास है तो वीकली रिमाइंडर जाएगा। तो इस तरीके से हम शेड्यूल कर सकते हैं कि अगर हमारी क्लास डेली होती तो डेली हम कर सकते हैं, या वीकडेज पे, यहाँ पर वीकडेज का भी ऑप्शन था, वीकडेज पे अगर है वो रिमाइंडर का ऑप्शन ही चला गया, तो वहां पर वीकडेज भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और रिमाइंडर हम ऐड कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर अभी बताया था रिमाइंडर को सेट करने के लिए। यहाँ पर 3 बजे का अगर हमने रिमाइंडर डाला है तो डू नॉट रिपीट है, या हमने मंडे टू फ्राइडे का रिमाइंडर कर लिया है, और फिर हम इसको, उसमें जरूर हम बच्चों का ईमेल आईडी डाल दें तो उनको रिमाइंडर चला जाएगा, और इसको हम सेव कर लेंगे। और ऐड टाइटल में हम डाल देंगे कि किस चीज का रिमाइंडर है, अभी क्लास शुरू होने वाली है या जो भी है, तो ये एक रिमाइंडर का भी हो सकता है। तो इस तरीके से गूगल कैलेंडर से हमें इन सब चीजों को शेड्यूल कर सकते हैं। अगर बच्चों के पास मोबाइल में अगर उन्होंने
उन्होंने गूगल कैलेंडर डाउनलोड नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास क्लासरूम में ही जो स्ट्रीम का पेज है, गूगल क्लासरूम में ही जो स्ट्रीम का पेज है, इसी पर उनको अपकमिंग में कोई भी अगर उनके पास टाइम बाउंड या डेट बाउंड कोई एक्टिविटी है तो यहाँ पर उनको अपकमिंग में नजर आता है। मोबाइल पे उनके जो साइड में 3 डॉट्स होते हैं इस तरीके के, यहाँ पर रेड बना हुआ नजर आता है, यानी कि कुछ अभी उनको करना है, किसी चीज का ड्यू डेट करीब है, तो उस तरीके से रहता है जिससे कि बच्चे अपने काम को कंप्लीट कर सके टाइम पर। ये हुआ मीटिंग शेड्यूल करना। अब हम आते हैं गूगल मीट पे। गूगल कि हमें एक लिंक जनरेट करनी है। जब हम मीटिंग जनरेट कर देते हैं तो हम डायरेक्टली हमें अलग से मीटिंग लिंक करने की जरूरत है। जैसे हमने आज आपके साथ एक अलग से मीटिंग शेड्यूल किया, उसका लिंक शेयर किया, तब आप इस मीटिंग को ज्वाइन कर पाए हैं। अब क्लास के बच्चे हमारे जानते हैं कि हम एक क्लास में हैं तो हम बस अपनी क्लास का एक अलग मीटिंग लिंक हमने शेड्यूल कर दिया, और इस मीट लिंक के जरिए टीचर जब मीटिंग स्टार्ट करेगा तो बच्चे उस मीट को ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर के बिना स्टार्ट किए इस लिंक से मीट स्टार्ट नहीं होगा। अब मान लीजिए कि मीटिंग हमारी शुरू होगी, ऐसे ही मीटिंग शुरू हो जाएगी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। अब आप कहते हैं कि आपके क्लास में अगर मान लीजिए आपको एक ही क्लास के 2 सेक्शन मिले हुए हैं और आप चाहते हैं कि मीटिंग उनके साथ दूसरे सेक्शन के जो बच्चे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर लें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ नीचे जो देख रहे हैं, आप यहाँ पर जो बहुत सारी चीजें आ रही है मीटिंग से रिलेटेड, यहाँ पर जो एरो है ये मीटिंग का टाइटल है जो मैंने आज शेड्यूल किया था। तो जब आप मीटिंग करेंगे उस मीट लिंक से, तो यहाँ पर भी मीट का जो है एक निकनेम टाइप का एक लिख कर आता है। आप जब ऐसे स्मॉल एरो को ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मीटिंग ज्वाइन करने से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन है। और सेम मीटिंग लिंक से जब हम मीटिंग शेड्यूल कर मीटिंग स्टार्ट करते हैं क्लास की, तो भी जो मीट लिंक जनरेट होता है वो हर दिन अलग अलग होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको दूसरे क्लास के बच्चों के साथ अगर आप चाहते हैं कि वो भी इस मीट को ज्वाइन कर ले, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं शेयर, कि अगर आप उनको बोलेंगे कि आप ये मीट लिंक शेयर करके बता दीजिए, या आपने खुद शेयर कर लिया, और शेयर करके क्या कर सकते हैं आप कि जो दूसरी क्लास आपने बना रखी है वहां पर जाकर आप स्ट्रीम्स पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप गए और आपने क्लास सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए आपकी दूसरी क्लास है, मैंने इस क्लास की मीटिंग स्टार्ट की थी, अब इस क्लास के लिए भी मुझे चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है 2 क्लासेस को, और यहाँ पर हम कंट्रोल-V से मीटिंग्स का ये भेज दिया हमने, और ये बच्चों को चला जाएगा, पोस्ट हमने कर दिया। अब क्या होगा कि दूसरी क्लास में हमें कुछ अलग से और किसी ऐप का यूज नहीं करना है, गूगल क्लासरूम में ही हमने यहाँ से मीट लिंक कॉपी कर ली और दूसरे क्लास के साथ ये मीट लिंक, ये जो मीटिंग का जो लिंक है वो हमने शेयर कर लिया है। तो ये इससे हम 2 क्लासेस को भी साथ में कंबाइन करके क्लास ले सकते हैं, अगर आपको ऐसी परमिशन होती है स्कूल से। तो इस तरीके से हम 2 सेक्शन की क्लास ले सकते हैं। मीटिंग जब हम बच्चों के साथ लें, पहला तो बेनिफिट हमने देख लिया कि क्लास की मीट लिंक से टीचर ही मीटिंग स्टार्ट कर सकता है, बच्चे स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज है कि जब भी मीटिंग स्टार्ट हो तो स्टूडेंट्स को जरूर से ये बोलना है कि वो स्क्रीन को पिन करें, टीचर की स्क्रीन को पिन करें। स्क्रीन को पिन करने के लिए पिपल के आइकन पर जाएं, और पिपल के आइकन के जाने के बाद ये छोटा सा एरो जो प्रेजेंटर है, जैसे यहाँ पर मेरा नाम नजर आ रहा है, प्रेजेंट मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पर वो जाए, ये छोटे से इस एरो को क्लिक करें और यहाँ पर पिन का ऑप्शन है, इसको जो है सिलेक्ट कर ले, तो टीचर की स्क्रीन पिन होगी। अब मेरी स्क्रीन पिन है, तो अगर बीच में कोई भी बोल रहा है तो बाकी लोगों को उनका नाम या उनका जो स्क्रीन है वो यहाँ पर नजर नहीं आएगा, वो मेरा स्क्रीन ही नजर आएगा। तो ये एक जरूरी चीज है कि हमें बच्चों से स्क्रीन को पिन करवा लेना है, ताकि हम पीपीटी, वीडियोस, बुक्स कुछ भी यूज कर रहे हैं, बोर्ड्स कुछ भी यूज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो सभी बच्चों को नजर आए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सेकेंड थिंग है कि हम बच्चों के साथ स्क्रीन शेयरिंग कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग के लिए यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर प्रेजेंट, यू आर प्रेजेंटिंग का ये ऑप्शन देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अभी आप प्लीज प्रेजेंट मत करने लगिएगा, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन होगा, अगर आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हैं। अगर आप मोबाइल पे हैं तो मोबाइल की स्क्रीन में राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट्स नजर आएंगे, जब उसको आप क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन आपको नजर आएगा। जब आप प्रेजेंट स्क्रीन के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन शेयर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब लैपटॉप में है, मोबाइल में तो प्रेजेंट स्क्रीन जैसे ही आपने टच किया आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। अब आपके मोबाइल में पीपीटी, वीडियो, बुक जो भी आप बच्चों को
के साथ शेयर करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। और लैपटॉप में क्या है कि आपने जब प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन जो है वो ले लिया है, तो उसके बाद आप उसके बाद ऑप्शन आएगा योर इंटायर स्क्रीन, विंडो या क्रोम। ठीक है, इंटायर स्क्रीन का मतलब है कि हम कोई अगर स्विच भी करते हैं, कभी हम कुछ और मटेरियल दिखा रहे हैं, कभी कुछ और मटेरियल दिखा रहे हैं, कभी किसी और विंडो को यूज कर रहे हैं, कभी किसी और विंडो को भी यूज कर रहे हैं, तो हमें उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, बार बार हमें अपने शेयरिंग के ऑप्शन में चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो एंटायर स्क्रीन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद शेयर कीजिएगा, और शेयर करने के बाद आपकी स्क्रीन बच्चों को नजर आएगी, और जो आप बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं आप पढ़ा सकते हैं। तो ये स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन हो गया। उसके बाद मीटिंग लिंक का मैंने बता दिया है, जो यहाँ से जनरेट होता है और आप उसको शेयर कर सकते हैं दूसरी क्लासेस के बच्चों को अगर आप ज्वाइन कराना चाहते हैं तो। फिर मीटिंग को रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ बच्चे क्लास कर पा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ऐसा सिचुएशन है कि कुछ बच्चों के घर में एक ही मोबाइल है और फादर या मदर जो भी है वो ऑफिस जा रहे हैं और मोबाइल नहीं है उनके पास, तो उन बच्चों के लिए हम मीटिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो दूसरे समय में इस क्लास की रिकॉर्डिंग को देखकर वो सब पढ़ सकते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए, अच्छा, ये जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ टीचर की आईडी से ही हो सकती है, टीचर ही क्लास की रिकॉर्डिंग कर सकता है, बच्चे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ साइड में 3 डॉट्स हैं, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ ऊपर स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। स्टॉप रिकॉर्डिंग, चूंकि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए यहाँ पर स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है। अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता। तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। रिकॉर्ड क्लास खत्म हो जाए तो फिर रिकॉर्डिंग को ऑफ किया जा सकता है। ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये रिकॉर्डिंग मोबाइल में रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं है, ये लैपटॉप से ही पॉसिबल हो पाता है। और जब रिकॉर्डेड मीटिंग है, उस रिकॉर्डेड मीटिंग को हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का भी हमें तरीका पता होना चाहिए। शेयर करने के लिए जैसे ही मीटिंग खत्म होती है ना, वैसे ही रिकॉर्डिंग का एक आ जाता है। जैसे कल की ट्रेनिंग सेशन जो मेरी थी तुगलकाबाद की, तो उसके बाद तुरंत ये सेशन का एक आ गया है जिसको मैं डाउनलोड कर सकती हूँ। ये मीटिंग का है और ये जो चैट है उसका डिटेल्स है। अब इसको अगर हमें शेयर करना होता है तो ये हमें बच्चों की, जिस बच्चे के साथ शेयर करना है उनकी जी सूट आईडी के साथ हम शेयर कर सकते हैं, और हम शेयर करने के साथ उनको क्या पावर देना चाहते हैं एज ए एडिटर, एज ए व्यूअर, वो भी हम तय कर सकते हैं। सुनील सर प्लीज अपना वीडियो और माइक ऑफ कर लीजिए सर। तो अब तो जब बच्चों के साथ हम अपनी रिकॉर्डिंग शेयर करें तो ये भी ध्यान में रखें कि एज अ व्यूअर उसमें ऑप्शन आता है, एक ड्रॉप डाउन मेनू बनता है जिसमें ये लिखा रहता है कि आप एज अ व्यूअर उनको ये शेयर करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग, या एज एडिटर, तो आप एज अ व्यूअर बच्चों के साथ शेयर कर लीजिए। वो रिकॉर्ड क्लास की रिकॉर्डिंग देखकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो मीटिंग रिकॉर्ड किया जा सकता है। एक और चीज है, 2 और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक है कि जब हम बच्चों के साथ ऑनलाइन मीट ले रहे हो तो जी सूट में मीट एंड का ऑप्शन नहीं है। मीट एंड का ऑप्शन का क्या मतलब हुआ कि हमने जैसे ही यहाँ पर अगर मीट एंड का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लिया तो पूरी मीटिंग एंड हो गई और सभी लोग अपने आप एग्जिट हो गए, मीटिंग को उन्होंने लीव कर लिया। तो मीट एंड का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो है लीव कॉल। यहाँ पर माइक और कैमरे के बीच में ये लीव कॉल का ऑप्शन है। ठीक है, यानी जैसे इसको क्लिक करेंगे तो मैं मीटिंग से बाहर हो जाऊंगी। अगर मैंने इसको क्लिक कर लिया, भले ही मैंने मीटिंग स्टार्ट की हो, या हम सबके पास तो टीचर की आईडी है, इसलिए हमें कोई किसी की मतलब कोई भी, इसमें एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकता है। सबका पावर सेम है जी सूट आईडी का, क्योंकि सबको टीचर की आईडी मिली हुई है। अगर हम बच्चों के साथ भी क्लास ले रहे हैं, टीचर ही मीटिंग स्टार्ट कर रहा है, लेकिन अगर टीचर ने लीव कॉल कर लिया, ठीक है, तो बच्चों की मीटिंग कंटिन्यू है, टीचर मीटिंग से बाहर हो चुका है। तो आपके साथ अगर कभी ऐसा हो कि कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से आप मीटिंग से निकल जा रहे हैं, लीव हो जा रहे हैं, तो आप प्लीज दोबारा ज्वाइन कीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स के साथ हैं आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, और जब तक सारे बच्चे रिमूव ना हो जाए क्लास के बाद, तब तक आप क्लास को लीव ना करें। उससे क्या फायदा है कि आप निकल जाएंगे और मीटिंग कंटिन्यू रहेगी। तो आप जरूर बच्चों को पहले रिमूव करें और फिर खुद लीव करें मीटिंग को।
तो रिमूव करने का पहले तो बच्चे खुद रिमूव हो जाते हैं। आप बोल देंगे कि आज की क्लास ओवर हो गई, तो मैक्सिमम बच्चे खुद ब खुद मीटिंग को लीव कर जाते हैं। 2-4 बच्चे रह जाते हैं, अब या 2-4 रहे या 10 रहे या 20 रहे, अगर जितने भी बच्चे हैं और हमें क्लास एंड करनी है तो हमें उनको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हमें पीपल के आइकन पे जाना है। पीपल के आइकन पे जैसे हमने स्क्रीन पिन करना सीखा था, वैसे ही स्मॉल एरो को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव फ्रॉम मीटिंग। जब हम रिमूव फ्रॉम मीटिंग का ये ऑप्शन जो है सिलेक्ट करते हैं तो हम उन बच्चों को रिमूव कर सकते हैं। अभी तक एक साथ रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है और हम एक एक करके सारे बच्चों को रिमूव करके तब क्लास को लीव करेंगे। इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, वो है गूगल मीट अटेंडेंस। गूगल मीट अटेंडेंस का है, हाँ मैम, मैं रिकॉर्डिंग तो शेयर करूंगी जरूर। जो भी हमारी रिकॉर्डिंग आज की मीट की हो रही है उसको मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगी और उसका लिंक जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब जो एक और जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको बताऊंगी और उसके बाद कोशिश करूंगी कि 10 मिनट्स के लिए मैं मोबाइल कनेक्ट करूं। तो अब है गूगल मीट अटेंडेंस। ठीक है, अब हमने एक अटेंडेंस बताया जो कि क्लासरूम में हम ले सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन के जरिए अटेंडेंस जो हमने अभी लेना देखा था कि क्वेश्चन के जरिए कैसे हम अटेंडेंस ले सकते हैं। अब है अटेंडेंस मीट का, गूगल मीट अटेंडेंस है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेब स्टोर से एक हमें एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। ऐड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, बहुत सारे एक्सटेंशन हैं क्रोम के और बहुत सारे एक्सटेंशन को हम अपने जी सूट आईडी के साथ ऐड करके उसका अलग अलग समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गूगल मीट एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं या दूसरा कोई एक्सटेंशन आप कैसे ऐड कर सकते हैं। गूगल मीट एक्सटेंशन को कैसे हम ऐड करेंगे, इसके लिए हमें, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक छोटा सा आइकन बना हुआ है। ये छोटा सा आइकन जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का एक छोटा सा आइकन है और लिखा है गूगल मीट अटेंडेंस। ये एक आइकन, ये एक एक्सटेंशन है जिसको मैंने ऐड किया हुआ है अपनी जी सूट आईडी के साथ, और इसके जरिए मैं मीट में कौन कौन से लोग प्रेजेंट हैं और कब वो उन्होंने मीट को ज्वाइन किया, ये दोनों का ही रिकॉर्ड मैं रख सकती हूँ। तो एज अ टीचर हमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इस एक्सटेंशन के जरिए मिल जाता है। इसको कैसे ऐड कर सकते हैं मैं उसका मेथड आपको बताती हूँ। इसके लिए पहले हमें जाना है, एक न्यू टैब ओपन करना है। मैंने यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन कर लिया है और न्यू टैब, आप एक कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी जी सूट आईडी का एक अलग क्रॉम ही बना लीजिए। ठीक है, ये मेरी पर्सनल आईडी से क्रॉम है और ये जी सूट आईडी से क्रॉम है, और जी सूट आईडी से जो मैं क्रॉम यूज कर रही हूँ ये आपको यहाँ पर उसका नजर आ रहा है, यहाँ पर जो उसका आइकन क्रिएट हुआ है। तो अब जी सूट आईडी का जो हमारा क्रॉम है उसी पे हमें टाइप करना है क्रोम वेब स्टोर, क्रोम वेब स्टोर। ठीक है, ये क्रोम वेब स्टोर है, मैंने इसको गूगल सर्च किया और क्रोम वेब स्टोर का फिर ये पेज हमारे सामने है, इसको हम ओपन करेंगे जहां से हम एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया सर्च द स्टोर। अब इस वेब स्टोर से हमें क्या चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए। कौन सा एक्सटेंशन चाहिए वो हमें यहाँ पर टाइप करके सर्च करना है। हमें एक्सटेंशन चाहिए गूगल मीट अटेंडेंस। मैंने यहाँ पर गूगल मीट अटेंडेंस टाइप किया और ये टाइप करने के बाद ये दो चीजें सामने आ रही हैं। ये है मीट अटेंडेंस, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें गूगल मीट अटेंडेंस की जरूरत है। यहाँ पर रेट इट लिखा रहा है, रेट इट लिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको ऐड कर लिया है अपने क्रॉम के साथ। अगर मैंने ऐड नहीं किया होता तो यहाँ पर ऐड टू क्रॉम लिखा हुआ था। तो इसको मैं ऐड करती हूँ, ऐड करने से आपको ये पता चल जाएगा कि इसको कैसे ऐड करना है। ठीक है, मान लीजिए अगर इसको ऐड करना है तो आप ऐड टू क्रॉम पर जाएंगे। किसी भी एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए आपको ऐड टू क्रॉम वेब स्टोर पे उसको सर्च करना है, उसके बाद ऐड टू क्रॉम करना है। क्रॉम आपकी जी सूट आईडी का होना चाहिए। ठीक है, तो ऐड टू क्रॉम करते हैं। ऐड टू क्रॉम के बाद यहाँ पर एप्स ऑप्शन है ऐड एक्सटेंशन। क्या आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ऐड एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्या होगा कि जो एक्सटेंशन मैंने ऐड किया है उसका एक छोटा सा आइकन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये सारे एक्सटेंशन है जो मैंने ऐड कर रखे हैं। तो ये एक्सटेंशन जो है वो आ गया गूगल मीट अटेंडेंस का, ये है एक्सटेंशन जो आपको ये ग्रीन टिक मार्क से नजर आ रहा है। तो ये एक्सटेंशन ऐड हो जाता है और साथ ही साथ इसको हमें हमेशा सिंक इज ऑन रखना है, यानी कि इस आईडी के साथ, जी सूट आईडी के साथ जो भी हमने एक्सटेंशन ऐड किया वो सिंक हो रहा है।
सिंक होने का मतलब है कि हम अगर दूसरा डिवाइस यूज करते हैं, आज मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, कल मुझे दूसरे लैपटॉप पे भी काम करना पड़ा, तो अगर मैं अब क्रोम पर अपने जी सूट आईडी से साइन इन करती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सारे एक्सटेंशन जो मैं ऐड करती हूँ वो इसके साथ मिल जाएंगे मुझे दूसरे सिस्टम पे भी। तो सिंक इज ऑन रखना है। तो ये गूगल मीट अटेंडेंस का मैंने एक्सटेंशन ऐड कर लिया। ठीक है, इसको तो रखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसको डिलीट करती हूँ। इसी तरीके से आप इस एक्सटेंशन को अपने डिवाइस पर ऐड कर लेंगे और इसके जरिए हम मीट का अटेंडेंस कैसे ले सकते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। अब इससे हम मीट का अटेंडेंस कैसे ले सकते हैं, अब यहाँ पर जो हमारी मीट चल रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा टिक मार्क बना हुआ है। ये एक छोटा सा टिक मार्क कैमरे के आइकन के बदले बना हुआ है, बगल में बना हुआ है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करती हूँ, ठीक है, ये पेज ओपन हो गया। एक छोटा सा पेज अभी हिडन आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल हल्का सा, यहाँ पर जैसे ही कर्सर गया ये ओपन हो गया। अब इसमें उन सभी लोगों के नाम है जो इस वक्त इस मीट में आए हैं और वो कब मीट में आए उसका टाइम भी यहाँ पर दिख रहा है। मैं यहाँ पर दिख नहीं रहा लेकिन सेव होगा। अब नाम तो यहाँ दिख रहा है। अब हमें इस रिकॉर्डिंग इस अटेंडेंस को सेव करना है, तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव अटेंडेंस एज CSV फाइल या HTML। HTML में हमें कनेक्शन की जरूरत होगी, CSV फाइल में ये एक तरीके का ये गूगल शीट है, तो ये एक्सेल शीट है, इसमें ये सेव हो जाएगा। तो मैंने सेव एज CSV फाइल कर लिया। अब ये जो अटेंडेंस मैंने CSV फाइल में सेव कर लिया है, इसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं होगा जो अभी थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेगा, क्योंकि ये जो टाइम है मैंने अभी इसको किया हुआ है। बाद में मैं मीटिंग में के बाद एट द एंड जो है वो मैं शेयर कर दूंगी। तो अब इसको मैं ओपन करती हूँ, इसमें देखिए कैसे अटेंडेंस आ जाता है। अब ये आज का जो मीटिंग हमारा चल रहा है उसमें सभी लोगों का जिन लोगों ने इस CSV फाइल के डाउनलोड करने तक मीटिंग को ज्वाइन किया उन सभी लोगों का इसमें नाम है, और साथ ही साथ नाम के आगे अराइवल टाइम भी उनका है कि मीटिंग में वो कब आए। तो इस तरीके से हम अपने गूगल मीट से बच्चों का भी मीट अटेंडेंस का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं इस CSV फाइल के जरिए। तो गूगल मीट अटेंडेंस भी उपयोगी है। और जो sync the record plus attendance of Google Meet classes taken by us, इसको हम उसके साथ सिंक नहीं कर सकते हैं मैम। जो हमने पहले जो डाउनलोड करके गूगल शीट दिखाया था वो क्लासरूम अटेंडेंस का था, ये गूगल मीट अटेंडेंस का है, तो हम इन दोनों को सिंक करके एक जगह इसका रिकॉर्ड नहीं रख पाएंगे। मोबाइल फोन में फीचर्स जरूर थोड़े से कम है, लेकिन हम उसके जरिए भी बहुत अच्छे से बहुत एफिशिएंटली क्लास कंडक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली लैपटॉप्स में हमें कुछ सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, लेकिन मोबाइल में भी इतनी सुविधाएं जरूर है कि हम एफिशिएंटली क्लास ले सकें। मीट एक्सटेंशंस ऐड नहीं होते हैं इसमें, इसलिए उस वहां पर आपको क्लासरूम अटेंडेंस से ही आप अगर आप मोबाइल से का ही इस्तेमाल करें तो आप क्लासरूम अटेंडेंस से रिकॉर्ड रखिए। क्रोम के लिए तो मैम आपको फोन पे, चूंकि फोन पे आप क्रोम वेब स्टोर से एक्सटेंशन ऐड कर नहीं सकते, तो वहां पर आपको अलग से क्रोम बनाने की जरूरत नहीं है। जी सूट आईडी से आप क्रोम अपने लैपटॉप पे ही बना सकते हैं। और एक्सटेंशन जो है आईफोन वगैरह, आईफोन मैं यूज नहीं करती हूँ इसलिए मुझे उसका पता नहीं, लेकिन फोन पे किसी पे भी शायद एक्सटेंशन यूज नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। मैं इसके बारे में आपको पता करके बता सकती हूँ। आईफोन पे एक्सटेंशन मैं इसको नोट कर लेती हूँ कि आईफोन पे एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं या नहीं। अब मोबाइल के साथ फीचर्स जरूर कम है, लेकिन मोबाइल में भी बहुत एफिशिएंटली हम काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। क्रोम अपने आईडी के साथ आप क्रोम कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक नई आईडी आज मिली है जिसका मुझे क्रोम बनाना है, तो एक सबके पास अगर जिसके पास भी अगर लैपटॉप है तो वो अपने क्रोम को, जैसे ये मेरा पर्सनल आईडी से जो क्रोम है मैं उस पर अगर जाती हूँ तो ये पर्सनल आईडी से, ये बाकी आईडी से, अगर मुझे एक नया क्रोम किसी आईडी से बनाना है तो नीचे ऐड है, जब हम ऐड पे जाते हैं तो ऐड पे जाने के बाद हम फिर ऐड कर सकते, एक नया क्रोम जो है वो ऐड पर्सन्स के जरिए नाम या ईमेल डालकर फिर हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जी सूट आईडी का एक क्रोम बना लेंगे ताकि हम उसी क्रोम पे सारे एक्सटेंशंस को ऐड कर सकें। अगर कोई और क्वेरीज है तो ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं मोबाइल कनेक्ट करके भी आपको दिखा सकती हूँ।
अगर जरूरत है तो क्या मैं मोबाइल कनेक्ट करूं या फिर इतना ही रहने दें आज? हेलो मैम, सुन रही हैं आवाज? हाँ जी सर, हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, विवेक। हाँ मैम, एक्चुअली मैं ये हाँ मैम, ये मैं जानना चाह रहा था कि प्रैक्टिकल क्लासेस लाइक योगा और फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस हम एक साथ मैक्सिमम कितनी क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लास है इस समय 6 to 12 एक साथ, और परमानेंट टीचर एक ही है अभी। तो एक साथ हम मैक्सिमम कितनी क्लासेस को ले सकते हैं ऑनलाइन, अगर कोई सेशन हम स्टार्ट करना चाहें तो? सर, जो ऑनलाइन मीट होती है इसमें मैक्सिमम 250 पार्टिसिपेंट्स एक साथ आ सकते हैं मीट पे। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। लेकिन हाँ, अब उसके बाद आपके प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल आपको क्या बोलते हैं, वो आप उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वो ले रहे हैं। ऐसे नहीं मीट में मैम, 150 आ सकते हैं, अच्छा 250 नहीं, मीट पे आ सकते हैं। हाँ सर, ठीक है बोलिए। मैम। हाँ तो मैडम, एक साथ कई क्लासेस हम अप्रॉक्स 250 तक ले तो सकते हैं ना? हाँ हाँ, अगर अगर आपके स्कूल से परमिशन आपको मिलती है तो 250 लोग आ सकते हैं इस नहीं, मीट में। इस रिगार्डिंग मैडम से बात हुई थी मैम। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, ओके सर। अगर मोबाइल की कोई क्वेरी हो तो मैं मोबाइल कनेक्ट करके आपको दिखा सकती हूँ, प्लीज बताएं, अगर उसकी नीड होगी तभी मैं कनेक्ट करूंगी। अगर मोबाइल से अगर आप समझना चाहें तो। ओके। मैम थोड़ा यानी कि क्लासरूम मोबाइल की नीड। ऑब्जर्वेशन के बारे में बता देते हैं, हाउ टू ऑब्जर्व क्लास, कैन इट बी पॉसिबल टू ऑब्जर्व द क्लास विदाउट द टीचर्स इनविटेशन और लिंक? नहीं सर, आपको क्लास को ऑब्जर्व करने के लिए क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो तो अगर if I am having 60 हाँ जी, 20 classes and 4 subjects, so 80 this thing, so 80 this thing I have to join. यस सर। 20 यस क्लास सर। है, 4 सेक्शंस है मान लीजिए, तो 80 सब्जेक्ट हो हाँ गए। सर, तो बिल्कुल। 80 जगह पर हम हाँ, ज्वाइनिंग हमारी होगी, मतलब वो मैं जानना चाहता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल दैट इज सर, हमारी खुद वाइस प्रिंसिपल ने सारी क्लासेस को ज्वाइन किया है। अब वो उसमें आपकी I फिर have अपना also डिवाइड। joined, I have also joined, but then ये मैसेजेस बहुत ओवरफ्लो हो रहा था मेरे मेल में, तो डेली 100 200 400 मैसेज मुझे मिटाना पड़ता था। In the month of April I did same thing, Google this thing in my school we are conducting through Google Classroom only, but Google Meet was not there. So उस समय बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा था, मैसेज ईमेल्स के थ्रू बहुत सारा आ रहा था, जितने स्टूडेंट्स उसमें पोस्ट करते थे टीचर्स का सब आ रहा था। so, क्योंकि सब में मैं था तो सब जगह आ रहा था, और डेली मतलब 300 400 मैसेज मिटाना पड़ता था। जी सर, जी सर। हाँ सर, वो दिक्कत तो थोड़ी आती है, लेकिन फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं, हमें करना ही पड़ता है। Same thing my principal madam, I think she also asked about this classroom observation. सर, आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, और क्लास ज्वाइन करने के बाद फिर आपने टाइम आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप क्लास को कभी भी देख सकते हैं, क्या मटेरियल पोस्ट किए गए हैं, बच्चों के काम चेक है नहीं है, क्या चीजें हो रही है, तो आप देख सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। गूगल मीट चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको आप चाहे तो मतलब मीट चल रही होगी तो आप उसमें भी, अगर आपको टाइमिंग पता है तो आप कभी भी उसको ज्वाइन करके ना क्लास को टाइमिंग पता होगा, गूगल मीट। as per time schedule only classes will be going on, no doubt. बट मैं ये पूछ रहा था कि 80 मतलब ये पूरा सभी के सभी सब्जेक्ट, सभी के सभी क्लास, सभी के सभी सेक्शन में ज्वाइन करना पड़ेगा? जी सर, जी सर। ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि बिना उसके आप देख ही नहीं पाएंगे सर। ओके सर, अगर मोबाइल की नीड नहीं है तो फिर हम मीटिंग को फिर एंड भी कर सकते हैं, अगर फर्दर कोई क्वेरीज नहीं हो तो। Good afternoon, everyone. On behalf of Principal Ma'am and all the teachers, I thank Mrs. Sangeeta Singh, PGT History, KV Janakpuri, for this very exhaustive and informative training session in which she has tried to clear all our doubts regarding G Suite and Google Meet teaching processes. I'm sure she will share the link of the recording so that if any staff member has missed out, they can go back to the recording and gain from the information provided by her. Ma'am, we are very thankful to you. This was a wonderful presentation. I think lots of our concepts have been clarified. Thanks a lot from each one of us. Thank you so much, ma'am, and I will definitely share the link. YouTube पे मैं इसको अभी तुरंत अपलोड करूंगी, थोड़ा टाइम उसमें लग सकता है, लेकिन जब मैं अपलोड कर लूंगी मैं लिंक जरूर शेयर कर दूंगी। नरेंद्र सर का मेरे पास नंबर है, मैं उनको लिंक भेज दूंगी जो आपके
आपके साथ शेयर कर लेंगे। फर्दर फिर भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है और मेरी जरूरत लगती है तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच।